हो गया ना सर स्टार्ट? यस सर। ओके सर, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा देखो, इनकम टैक्स क्लास और आज इनकम टैक्स में हम लोग सर कैपिटल गेन का कुछ बचा कुछ पॉइंट्स है, कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। ठीक है। आज तो मैं सोचा था कि बैकअप दे दूंगा कुछ बचा कुछ टॉपिक का, फिर मैं सोचा चलो ठीक है कल से इस फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो एक बार रिवाइज भी हो जाना चाहिए कैपिटल गेन का, एकदम स्टार्ट से लेके एंड तक सारा समरी एक बार देख लेंगे। और जो इम्पोर्टेंट कुछ मतलब सेक्शंस है जिसमें मैंने अभी तक बात नहीं कर पाया उसको मैं शेयर कर देता हूँ, मतलब एक बार बात कर देता हूँ। तो चलो, आज इनकम मतलब कैपिटल गेन का ऑलमोस्ट आप लास्ट क्लास ही समझो, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस इलस्ट्रेशंस काफ़ी सारा सॉल्व कर चुके हैं। बस कुछ पॉइंट्स है जो एक बार बता देना चाहिए कि सर ऐसा ऐसा पॉइंट रहता है। ऑलमोस्ट 8-9 लेक्चर्स हो गया कैपिटल गेन। इसके बाद मैं बीपी या फिर हाँ बीपी स्टार्ट करूंगा, बिजनेस एंड प्रोफेशंस। ठीक है। फिर धीरे धीरे उसको राउंड करूंगा, फिर अदर सोर्स, फिर सैलरी, और फिर वो कंप्लीट टोटल ऑफ इनकम टैक्स का जो डिस्कशन है। ठीक है, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स सब धीरे धीरे करेंगे सर। अच्छा, इस इन द मेन टाइम जिन लोग अब बेसिक्स कवर नहीं हुआ है, प्लीज एक बार बेसिक को कवर कर लो सर। ठीक है, क्योंकि बेसिक्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, जिनका भी बाकी है एक बार कंप्लीट कर लो। कोई डाउट है तो पूछताछ कर लो सर। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और डिस्कशंस आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है। चलो, तो इतना तो पता चल ही गया होगा सर कैपिटल गेन में कि सर कैपिटल गेन का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है कि सर हमारे पास कैपिटल एसेट्स होता है और उस कैपिटल एसेट्स को बेच के हमें जो गेन होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। अब कैपिटल एसेट्स का लंबा लिस्ट है ना। कैपिटल एसेट का लिस्ट लंबा है, जिसमें जिसका भी इकोनॉमिक वैल्यू होता है। मैंने ऑलरेडी आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में बता दिया था कि कैपिटल एसेट किसको कहते हैं। ऑलरेडी मैं आपको सिर्फ बताया भी नहीं था, लिखा के भी रखा था। ठीक है, मैंने आप लोगों को लिखा के भी रखा था कि पूरा कैपिटल एसेट क्या है, उसके बारे में मैंने काफी डिटेल्स डिस्कशंस किया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे मेन रीजन ये था कि कैपिटल एसेट को अगर नहीं समझोगे तो फिर कैपिटल गेन कैसे समझोगे, है ना। और बीच बीच में कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स भी तो था। ठीक है, जिसको कैपिटल एसेट्स के बाहर रखा गया है। आई थिंक मैंने सेकेंड या थर्ड लेक्चर्स में कैपिटल एसेट्स के बारे में थोड़े डिटेल्स में डिस्कस करके रखा। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड जिस चीज का हम लोग बिजनेस करते हैं उसे कैपिटल एसेट नहीं माना जाता सर। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैंने बता के रखा था आप लोग को। अच्छा, ये तो था। अच्छा, इसके साथ और एक चीज है जो पर्सनल इफेक्ट्स में यूज करते हैं वो कैपिटल एसेट नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी चीज है जो पर्सनल लेवल पे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो पर्सनल एसेट इफेक्ट वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना सर, जो एसेट्स होते हैं घर पे, वो नॉर्मली कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। बट उसमें एक एक्सक्लूजन दे दिया। उसमें एक्सक्लूजन में क्या बताया सर, उसमें एक्सक्लूजन करके बताया कि अगर ज्वेलरी है, ठीक है, जैसे हम लोग वो भी पर्सनल इफेक्ट में यूज करते हैं। अगर ज्वेलरीज है, अगर कोई महंगा एक्सपेंसिव किसी भी तरह का आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस है, ठीक है, इस तरह का चीज के बारे में क्या बोला, इस तरह का चीज के बारे में बोला कि हाँ वो पर्सनल इफेक्ट है पर उसे को कैपिटल एसेट माना जाएगा। इसका मतलब बड़ा सिंपल होता है। ये सब बेसिक चर्चा है जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ठीक है, एक बार आप लोग को बस मैं गो थ्रू करने के लिए बताता हूँ कि मतलब आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, कोई ज्वेलरी किसी के पास में जो गुड मॉर्निंग पर्सनल सर। इफेक्ट है। हाँ, गुड मॉर्निंग नील। गुड मॉर्निंग स्नेहा, गुड मॉर्निंग ज्योति, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ऐसे तो पर्सनल मतलब ये सब मैं क्यों बताया सर, थोड़ा सा इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ कि आपको कि कैपिटल एसेट्स में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, देखने में लगेगा कैपिटल एसेट, बाद में पता चलेगा नहीं। देखने में लगेगा कैपिटल एसेट नहीं है, फिर बाद में पता चलेगा हाँ है। ठीक है, तो ये जो बेसिक थीम लाइन है ना, ये थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग लेक्चर्स को सुनने से ही आपको कवर अप हो जाएगा और आपको पता चल लग जाएगा कि अच्छा इसको कैपिटल एसेट माना जाए कि ना माना जाए। अब कैपिटल एसेट होगा तो कैपिटल गेन भी होगा। उसको क्या करके कैपिटल गेन होता है, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके, ट्रांसफर का भी अलग मतलब होता है। ठीक है, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके जो गेन मिलता है उसको कैपिटल गेन कहते हैं। अब गेन करके जो मिलेगा मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है, जो गेन कर रहे हैं। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को काफी सारा क्वेश्चंस भी करवा के रखा। ठीक है, अगर आपको सब क्वेश्चंस बीच के क्लासेस का जो भी क्वेश्चंस रहा है, अब उसको करोगे ना तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगा प्रोफार्मा क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये आज लास्ट क्लास है कैपिटल गेन का।
तो जिन लोगों का कैपिटल गेन हुआ नहीं है उनको मैं बैकअप दे दूंगा, जैसे कि स्नेहा को बोलूंगा कि स्नेहा एक बार बैकअप लेके कैपिटल गेन कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। Okay. ठीक है, Okay. नेक्स्ट क्लास। सर म्यूट हो गया। सर आवाज कब से नहीं आया? सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, सर ये 3-4 नेक्स्ट सेकंड क्लास फिर से म्यूट हो गया, ऑन कर रहे हैं म्यूट। सर आवाज म्यूट हो गया। फिर से म्यूट हो गया। স্যার আপনার তাও তো মিউট হয়ে যায়, আমাদের বেলা মাইকটা পুরো ডিসেবল হয়ে যায় মাঝে মাঝে, बीच बीच মানে में डिसेबल আনমিউটও हो করতে जाता পারি না। है, ऐसा हो जाता है क्या? अच्छा ठीक है, अभी अभी आवाज आ रहा है ना सर? यस सर। Yes, sir. ठीक, बीच में अगर म्यूट हो जाए ना तो कोई मुझे मैसेज कर देना। हाँ, मैं कई बार क्या है ना, बोलते बोलते थोड़ा खो जाता हूँ, ठीक है, तो देखता नहीं हूँ और फिर बके जाता हूँ, तो कोई मैसेज कर देना, मैं व्हाट्सएप में देखता रहता हूँ ऐसे। ठीक है, अच्छा चलो, एक्चुअली मैं आपको एक थोड़ा कैपिटल गेन का रिविजन दे रहा था। ये कैपिटल गेन को समझना है तो कैपिटल एसेट क्या है उसे जानना है। ठीक है, कैपिटल गेन का मेन मेन सेक्शंस क्या है। हाँ, बहुत लोग पूछते हैं सर चैप्टर वाइज मेन टॉपिक क्या है बता दो। सर ये अगर आपको समरी नोट्स मिलता है जो मैं नोट शेयर करता हूँ मेट पे भी है, इसमें आपको ना पूरा लेटेस्ट रिकैप्चुलेट बोल के कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें मेन मेन पॉइंट्स से आपके सामने बताया जाता है कि जैसे कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब क्या है? कैपिटल गेन सर इनकम टैक्स में जो 5 हेड्स है ना, सैलरी, एचपी, बीपी, सीजी, ठीक है, एंड अदर सोर्स, मतलब सैलरी हेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, कैपिटल गेन हेड एंड एज वेल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड। ये तो रहा 5 हेड। अब इस 5 हेड का जो ओवरऑल सेक्शन का एरिया है, ठीक है, जो ओवरऑल सेक्शन का एरिया, जैसे कि यहाँ पर एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से काफी अच्छे से इसको बताया जाता है सर। ये देखो सर, इसमें आपको देखोगे कि इनकम टैक्स में मेनली आपको यही 5 हेड के बारे में जानना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़ा डिटेल्स सोचता है सर। उनका मानना है कि भाई आप कहीं से भी इनकम करो, हम आपका इनकम को कहीं ना कहीं कनेक्ट करके जोड़ देंगे। ठीक है, अगर आप कहीं जॉब करते हो तो हम उसको सैलरी मान लेंगे, अगर आप घर को रेंट देके कमाते हो मैं उसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम मान लूंगा, अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन संभालते हो तो हम उसे पीजीबीपी में डाल देंगे, अगर आप कोई कैपिटल एसेट्स के थ्रू से कमाते हो तो हम उसे कैपिटल गेन मान लेंगे। जैसे कि मेरा करंट डिस्कशन जो चल रहा था जिसका आज मैं ऑलमोस्ट लास्ट क्लास कराने वाला हूँ, हो सकता है कोई टॉपिक अगर इधर उधर छूट जाए तो मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन नेक्स्ट दिन से मैं ये वाला स्टार्ट करूंगा पीजीबीपी। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से बहुत डिटेल्स चर्चा करेंगे इसको। अच्छा, कैपिटल गेन जिसके बारे में मैं बात कर रहा आपसे अभी, ठीक है, अब ये कैपिटल गेन का क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, और एक हेड है सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कहा जाता है कि जिसका कोई घर नहीं, मतलब जिस इनकम का कोई सोर्स समझ में नहीं आता है तो इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दिया जाता है। मतलब समझ में आ रहा है ना सर? मतलब अगर इनकम का कोई सोर्स समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कुछ ऐसे तो कुछ स्टैंडर्ड है, लाइक डिविडेंड इनकम अदर सोर्स में ही आता है, गिफ्ट वगैरह को अदर सोर्स में डाल दिया जाता है। ठीक है, ऐसे देयर आर सम लिस्ट, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एकदम अगर कहीं पर भी कोई समझ में नहीं आ रहा है कि भाई सैलरी है कि हाउस प्रॉपर्टी है कि पीजीबीपी है कि कैपिटल गेन है, तो एक काम करो भाई अदर सोर्स में चले जाओ। ठीक है, सो बात ऐसा है कि ये सेक्शंस वाइज हमें पूरा एक एक हेड को जानना पड़ेगा सर। सेक्शन वाइज एक एक हेड को जानना पड़ेगा। जैसे कि कैपिटल गेन का जो ओवरऑल हेड है वो सेक्शन 45 से लेके 55A तक पूरा डिस्कशन है। ठीक है, जिसमें 45 है सर चार्जिंग सेक्शन। मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि ये सब टॉपिक मैंने डिस्कस कर चुका। सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन मतलब कैपिटल एसेट बेच के जो गेन होगा उसमें कैपिटल गेन लगेगा कि नहीं लगेगा, ये चार्ज बोलते हैं। चार्ज क्या मतलब क्या? कंपल्सरी एग्जैक्शन ऑफ टैक्स, उसे चार्ज कहते हैं सर। जबरदस्ती नियम में रह के, कंपल्सरी एग्जैक्शन ऑफ टैक्स अंडर एनी लॉ, नियम में रह के जबरदस्ती, हाँ नियम में रह के बात सुनना, जबरदस्ती, कंपल्सरी मतलब क्या? जबरदस्ती है ना, मतलब देना पड़ेगा, ना नहीं बोल सकते। ठीक है, इनकम करोगे तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, इसमें ना करने का कोई जगह नहीं है। ठीक है, सो
सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन के हिसाब से बात करता है कि कंपल्सरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। अब उसमें किस पॉइंट पे कैपिटल गेन पे चार्ज होगा ये बताते हैं सेक्शन 45। इसके अलावा डीमिंग प्रोविजंस कुछ है जिसमें सेक्शन 46 से मैंने ऑलरेडी लास्ट दिन बताया 50B। हाँ सर, ये आपका क्या है सर? 50B लास्ट दिन ही डिस्कस किए, ये मतलब लास्ट क्लास जो हुआ था। क्या था 50B में, कौन बताएगा? कोई तो बताओ। हाँ सर, 50B किस किस मैटर पे डिस्कस किया आपको? स्लम सेल। सर कनेक्टेड हो क्या? म्यूट हो गया फिर से? नहीं सर, भूल गए आप लोग स्लम सेल? भूलना नहीं चाहिए सर। स्लम सेल के बारे में बात करता है सेक्शन 50B। ठीक है, स्लम सेल क्या था? किसी का बड़ा बिजनेस है, उसमें से 4 यूनिट है, एक यूनिट बेचना चाहता है। यूनिट मतलब मानो एक यूनिट कोलकाता में है, दूसरा यूनिट उत्तर प्रदेश में है, तीसरा यूनिट साउथ में है, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो अगर कोई यूनिट बेचेगा अपने पूरा बिजनेस में से तो उसको स्लम सेल में कहा जाता है। और स्लम सेल का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, मतलब जब कोई बंदा अपना बिजनेस सेल करता है तो उसमें क्या कैपिटल गेन अट्रैक्ट कर सकता है, ये 50B में डिस्कशन हुआ है सर। काफी डिटेल्स में बात किया मैंने लास्ट में। 50C 50CA 50D रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो आज बताऊंगा। डिडक्शंस के बारे में 48 सबसेक्शन 1 एंड 54 में बोला है। ठीक है, डिडक्शंस नॉट अलाउबल के बारे में सेक्शन 48 में बोला गया है सर। एंड इसके अलावा सेक्शन 47 47A 49 51 एंड 55 से लेके 55A में अदर प्रोविजंस जो है उसके बारे में डिस्कशंस किया गया है कैपिटल में। ऐसा नॉट जस्ट इन कैपिटल के हर चैप्टर का एक सेक्शन वाइज डिस्कशंस होता है सर, क्योंकि जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो मेन डिस्कशंस होता है वो कहीं ना कहीं सेक्शंस के अंदर डिटेल्स में बताया जाता है। सिमिलरली कैपिटल गेन में भी वही होता है। जैसे कि आपको मैं बताया कि स्कोप एंड ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी के बारे में सेक्शन 45। ठीक है, अब सेक्शन 45 का भी थोड़ा बाइफर्केशन है, जैसे 45 सबसेक्शन 1A। ठीक है, 45 सबसेक्शन 2। ठीक है, अब सिमिलर लेवल में 45 सबसेक्शन 5 45 सबसेक्शन 5A, ये कहीं ना कहीं चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई किस पॉइंट में आपको कैपिटल गेन चार्ज किया जा सकता है। इसके बाद कुछ डेफिनेशन रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेक्शंस रहता है जिसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के बारे में बात करता है, जिसमें कैपिटल एसेट। मैं अभी आपको कैपिटल एसेट में ही 2 मिनट पहले बात कर रहा था कि भाई कैपिटल एसेट क्या है, जो मैंने ऑलरेडी काफी डिटेल्स में लिखा के भी रखा, समझा के भी रखा। ठीक है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 कैपिटल एसेट्स में बात करता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज? अच्छा, इसमें एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में मैंने बता के रखा था। एग्रीकल्चरल लैंड ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर कैपिटल गेन में। कि एग्रीकल्चरल लैंड नॉर्मली अगर गांव का जमीन है ना तो उसमें कैपिटल गेन अट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन अगर ये जमीन शहर में है तो उसमें ऑब्वियसली अगर किसी का टाउन में या सिटी में अगर मतलब जमीन है तो उसको बेच के कैपिटल गेन हो जाएगा सर। ठीक है, अच्छा, इसमें और एक चीज बोलता है सर, कोई गाँव है पर वो शहर के बड़ा करीब है। ठीक है, उसमें किलोमीटर देखा जाता है। किलोमीटर इन द सेंस कि अगर मानो कोई गांव है बट जो सिटी के बड़ा नजदीक है, जैसे मानो कोलकाता के 2 किलोमीटर के रेंज पे या 8 किलोमीटर के रेंज पे। कोलकाता जैसे शहर के लिए तो 8 किलोमीटर का रेंज देखा जाता है। अगर 6 से 8 किलोमीटर के रेंज में कोई गांव है, अगर उसका जमीन किसी को बेच के पैसा मिलता है ना, अच्छा दाम मिलता है, बिकॉज वो बड़ी वेरी वेरी क्लोज टू बिग सिटी। जो वेरी क्लोज टू बिग सिटीज होते हैं इसके पास जो भी जमीन वगैरह होता है, अगर और एग्रीकल्चरल लैंड भी है तो उसको बेच के जो मिलेगा वो कैपिटल गेन अट्रैक्ट कर जाता है। अगर छोटा शहर है तो 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के रेंज में, और एकदम छोटा शहर है तो 10,000 के ऊपर पॉपुलेशन वाले। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब पॉपुलेशन है। ठीक है, कि मोर देन 10,000 पॉपुलेशन, मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन, मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें पॉपुलेशन के बेसिस में सिटी या टाउन को मेजर किया गया है, और उसमें कितना दूर में गांव मतलब एग्रीकल्चरल जमीन है उसको बेच के गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिटेल्स में मैंने बहुत बात किया सर। ठीक है, तो ये सब सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 का ही थोड़ा डिटेलीकरण है सर। ठीक है, थोड़ा डिटेलीकरण है। अच्छा, इसके अलावा कैपिटल गेन में आपको मैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A, जिसमें आपको होल्डिंग पीरियड के बारे में, जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है, मतलब कितना देर तक होल्ड करने से शॉर्ट टर्म, कितना देर तक होल्ड करने से लॉन्ग टर्म। ठीक है, इसके बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A, ठीक है, ये बात करता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के बारे में। अगर कुछ एसेट्स है जिसमें 12 महीने का बात है, कुछ एसेट्स है जिसमें 24 महीने का बात है, कुछ एसेट्स है जिसमें मोर देन 24 मंथ्स का भी मैटर होता है। ठीक है सर। सर आप डिटेल्स में नहीं बोल रहे हो सर, एक्चुअली डिटेल्स में मैंने बोल के रखा, मैं जस्ट आपको याद दिला रहा हूँ कि आपको ये सब एक बार रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है,
मतलब रिवीजन जब आप दोगे चैप्टर को तो आप पढ़ते पढ़ते, जिनका हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है, वो जब खुद से पढ़ेगा उसको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है जब डिटेल्स होता है। तो एसेट्स का होल्डिंग पीरियड को भी ना, जैसे 1 2 3 4 हिस्सों से बांटा गया। एक 12 महीना, उससे कम, मतलब या तो आप 12 महीने से कम दिन का होल्ड करो तो उसको शॉर्ट टर्म कह लेंगे। कुछ एसेट्स है जिसको 24 मंथ से कम होल्ड करने से शॉर्ट टर्म कहा जाता है। जैसे 12 महीने में क्या क्या आ जाता है सर, जैसे शेयर वगैरह आ जाता है, शेयर मार्केट में जो शेयर वगैरह होता है वो आ जाता है 12 मंथ के बीच में। जैसे यहाँ पर एकदम क्लियरली लिखा हुआ है सर, आप पढ़ सकते हो। ये शॉर्टकट में है बट मैंने डिटेल्स में बता के रखा। सिक्योरिटी अदर देन यूनिट लिस्टेड इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यूनिट मींस म्यूचुअल फंड्स का यूनिट होते हैं सर। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में शेयर नहीं बोला जाता, म्यूचुअल फंड का यूनिट बोला जाता है। कभी जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपको थोड़ा म्यूचुअल फंड का यूनिट क्या होता है बता दूंगा सर। तो ये सिक्योरिटी अदर देन ए यूनिट लिस्टेड इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, यूनिट ऑफ यूटीआई और एन यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड और ए जीरो कूपन बॉन्ड। सर तो यूटीआई क्या है सर? यूटीआई इज आल्सो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड जो गवर्नमेंट डायरेक्टली चलाता है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारत का पहला म्यूचुअल फंड इन्होंने ही बनाया। ठीक है, इसी का एक पार्ट बाद में एक्सिस बैंक भी बना। सर क्या बात कर रहे हो, अभी तो इतिहास हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल्स में अभी तो नहीं जाऊंगा, बट मौका मिलते कभी मौका मिलेगा तो मैं इसमें जरूर बात करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली इतना जानो कि अगर कोई सिक्योरिटी है जिसमें शेयर्स है, बॉन्ड है, डिवेंचर्स है, ठीक है, वो नॉर्मली होल्ड करने से, शेयर के केस में तो एकदम पक्का पक्का, शेयर वगैरह के केस में अगर आप 12 महीने से कम होल्ड करते हो उसके बाद बेचते हो, 12 महीने में कम मतलब शेयर आज खरीदा 6 महीने में बेचा, जो भी गेन होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा उसको। सिमिलरली अगर कोई म्यूचुअल फंड है बट वो म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड है, मतलब उसमें, अब इसमें देखो एक प्रैक्टिकल बताना पड़ेगा, ये पहले भी मैंने बता के रखा कि म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी ओरिएंटेशन का क्या बात होता है। इसमें क्या बताऊं क्या बताऊं क्या बताऊं, एक फैक्ट शीट दिखाने से शायद पता चल जाएगा आप लोगों को। जैसे एक एक म्यूचुअल फंड, ये म्यूचुअल फंड क्लास में डिस्कशन किया जाता है नॉर्मली, लेकिन आपको मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड किसको कहते हैं। ये एक फंड है सर, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड्स। ठीक है, इस फंड का अगर आप ओवरऑल मार्केट हिसाब देखो, 20,000 करोड़ का एसेट इनके पास है, और इसमें इन्होंने 20,000 करोड़ का जो टोटल इनके पास एसेट्स है, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट इसने इक्विटी में करके रखा। इसमें इंडियन कंपनी भी है और यूएस वाला कंपनी भी है। देखो ये सब इंडियन कंपनी है, और साथ में 66% इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। 66% मतलब टोटल 20,000 करोड़ में से 66% इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है इक्विटी में, और यूएस वाले कंपनी में 29%, जिसमें अल्फाबेट मतलब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, मेटा मतलब फेसबुक, सुजुकी मोटर, अलग अलग कंपनी मिला के 29%, तो कुल मिला के करीब 80%, 75% से ऊपर मतलब इक्विटी में है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विटी ओरिएंटेड फंड। समझ में आ रहा है सर? तो ये सब चीजें बेच के जो गेन होता है ना, ये सब चीजें बेच के जो गेन होगा, मतलब आपने पहले खरीदना है आपको, फिर बाद में बेचना है, तो जो भी गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। ठीक है, एज वेल एज मैंने जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में भी फिर बोल के रखा, जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, इश्यूड एट डिस्काउंट होता है, रिडीम्ड एट पार होता है। ठीक है, थोड़ा पुराना क्लास में प्रीवियस लेक्चर सुनोगे ना, काफी डिटेल्स में बात किया है सर। मैं कभी कभी बहुत डिटेल्स में स्टोरी भी सुनाता हूँ आपको, इसीलिए सुनाता हूँ ताकि इतना सारा मैटर ना जब प्रैक्टिकली थोड़ा कनेक्ट करोगे तो याद रहेगा, नहीं तो ना रटते रटते दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, ये यहाँ पर सर 24 मंथ्स वाला भी एक कुछ एसेट्स कहा जाता है, जिसमें आप 24 महीने एसेट्स को होल्ड करोगे, उससे पहले बेच दोगे तो शॉर्ट टर्म, 24 महीने बाद बेचोगे, 24 मंथ्स के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म। याद रखना पड़ता है सर, क्योंकि एग्जाम में आपको जब क्वेश्चन देता है तो उसमें आपको क्लियरली नहीं बताएगा कि भाई 24 मंथ्स होल्ड किया है कि नहीं किया, इसके केस में 24 मंथ्स माना जाएगा, ऐसा नहीं बोलेगा। एसेट क्लास देख के आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसको शॉर्ट टर्म माने कि लॉन्ग टर्म माने, तो इसीलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी एक शेयर के बारे में बताया, ये शेयर ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग ए शेयर लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। मतलब अभी मैंने जो शेयर के बारे में आपको बात कर रहा था, वैसा शेयर के बारे में बात चल रहा था जिसमें वो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, मतलब जिसमें शेयर मार्केट ट्रेडिंग चलता है। बट देयर आर और भी कंपनीज, लाइक वो प्राइवेट कंपनी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई पब्लिक कंपनी है बट वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो अगर आप किसी ऐसा कंपनी का शेयर होल्ड करते हो
जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, इस केस में अगर आप उसको बेच के इनकम करते हो तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहा जाएगा अगर आप उसको 24 मंथ से कम होल्ड करके बेचोगे। अगर मोर देन 24 मंथ्स हो जाएगा तो उससे भी आप लॉन्ग टर्म कहोगे। ठीक है, तो ये सब एकदम बड़ा थीन डिफरेंसेस है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर कोई लैंड बिल्डिंग जो बहुत पॉपुलर होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, लैंड आज खरीदा 24 मंथ्स बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म, बिल्डिंग आज खरीदा 24 मंथ्स बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म, लेकिन उससे पहले कर दिया तो शॉर्ट टर्म। एनी अदर कैपिटल एसेट जो मैंने अभी ऊपर में नहीं बोला, इसको छोड़ के कोई भी एसेट उठा लो। ठीक है, जो भी दिखे, समझ में नहीं आ रहा है तो कहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, 36 महीना 36 मंथ्स। ओके, इसके अलावा कोई भी एसेट 36 मंथ्स होल्ड करके फिर बेचोगे तो लॉन्ग टर्म, 36 मंथ्स में कम बेचोगे तो शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो ये सब कहाँ बोला गया सर? सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 29A में जस्ट ऑपोजिट बोला है, इसमें लॉन्ग टर्म के बारे में बोला है। सेम बात रिपीट किया गया है बट वो शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हम लोगों ने सर सेक्शन 47 में भी काफी डिस्कशन किया, जिसमें मैंने ये भी बताया जैसे क्या है, कैपिटल एसेट ट्रांसफर होगा उसमें गेन होगा तो कैपिटल गेन होता है। एग्जाम्पल में मैं आपको बता के रखा था, से फॉर एग्जाम्पल आप आज किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, जैसे मानो आपने अदानी का शेयर खरीदा। अब अगर अदानी का शेयर किसी ने, ये अदानी कौन सा निकला सर? अदानी वेलमार। अब इसका अगर मैं आपको छोटा सा दिखाऊं कि 6 मंथ्स या 1 ईयर, उतना भी नहीं होगा, 6-8 मंथ्स बैक जिसने भी इसमें इन्वेस्ट करके रखा है ऑलमोस्ट 220-30 में इन्वेस्ट करके रखा है। अब अगर 220 में इन्वेस्ट किया, आज 700 के आसपास चल रहा है, तो अगर आप आज बेचोगे कितना गेन किया आपने सर? देखो तो हिसाब लगा के कितना शेयर में गेन हो गया आपका? 500। मैं अप्रोक्स ले रहा हूँ 500। अगर 500 का भी गेन आपको पर शेयर में दिख रहा है, अगर आपने 100 शेयर भी खरीद के रखा तो कितना गेन कर लिया आपने? 50,000। ठीक है, अब ये 50,000 अगर आप 6 महीने में सेल कर देते हो तो इसका मतलब है शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है, लेकिन 6 महीने बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म। अब ये क्या हो गया? शेयर पहले आपने बाय किया और फिर आपने सेल किया। इन सिंपल कैपिटल गेन इसको क्या कहते हैं जानते हो? इसे ट्रांसफर कहते हैं। ऐसे तो ट्रांसफर का मैंने एक डिटेल्स डिस्कशन करके रखा सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में। ठीक है, याद रखिएगा सर, ट्रांसफर का पूरा डेफिनेशन जिसमें सेल है, रिलिंक्विशमेंट है, एक्सटिंग्विशमेंट है, डिस्ट्रैक्शंस है, ठीक है, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, डिटेल्स में बोल के रखा सर ट्रांसफर क्या होता है। ठीक है, तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल शेयर के थ्रू से दिया, कल कोई शेयर की जगह जमीन भी परचेस कर सकता है। ठीक है, लैंड सेल। ठीक है, आप जमीन खरीद सकते हो, जमीन को खरीद के फिर जमीन बेच सकते हो। ठीक है, जैसे बहुत सारे देखो यहाँ पर लैंड फॉर सेल बोल के, ये देखो कितना सारा जमीन है और उसमें लिखा रहता है लैंड फॉर सेल। ठीक है, ये देखो फॉर सेल। ठीक है, अब कि जिसने भी ये जमीन खरीद के रखा है, तो नॉर्मली जमीन के केस में 24 मंथ्स का टाइम होता है, 2 साल होल्ड करो फिर बेचो। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो बात ऐसा बड़ा सिंपल है, तो बेचने को यहाँ पर क्या कह रहा है सर? ट्रांसफर। बट एक बात याद रखिएगा सर, मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, सेक्शन 47 आपको एक चीज बताता है। सेक्शन 47 आपको बताता है कि ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। सर आज मैं क्या कर रहा हूँ जानते हो आप लोग? मैं रिवाइज करा रहा हूँ पॉइंट्स को, और कुछ और पॉइंट्स है जो आप लोगों को अभी तक नहीं बताया, मैं वो बताने वाला। तो एक्चुअली जो लोग रिवाइज करेगा और जो लोग न्यूली पढ़ेगा, सबका काम आने वाला है। जो रिवाइज करेगा उनको पता लग रहा है कि कैसे कैसे रिवाइज करना है, और जो एकदम फ्रेशली पढ़ेगा उनको भी समझ में आ रहा है कि आखिर कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर क्या पढ़ता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो सेक्शन 47 क्या कहता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ट्रांसफर के बारे में बात करता है। उल्टा साइड में सेक्शन 47 ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर के बारे में बात करता है, मतलब जिसे देख के लगता है कि ट्रांसफर हो रहा है बट एक्चुअल में वो ट्रांसफर नहीं है। जैसे कि बड़ा एग्जांपल में एचयूएफ का जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एचयूएफ क्या होता है सर? जॉइंट फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसमें सिख, जैन, बुद्धिस्ट को काउंट किया जाता है। एज पर लॉ बात कर लो, ठीक है, एज पर लॉ सिख जॉइंट फैमिली, बुद्धिस्ट जॉइंट फैमिली, जैन जॉइंट फैमिली एंड एज वेल एज हिंदू मतलब रिलीजन फॉलो करने वाले जॉइंट फैमिली सब एचयूएफ का पार्ट है। इस्लाम को बाहर इसलिए रखा गया क्योंकि इस्लामिक कॉन्सेप्ट में थोड़ा अपना पर्सनल लॉ की रेस्पेक्ट में, और कुछ नहीं है। लेकिन क्या उन पे जॉइंट फैमिली नहीं होता? उन पे भी जॉइंट फैमिली होता है, बट यहाँ पर इस्लामिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा बाहर रखा गया है इसीलिए।
तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कॉन्सेप्ट में जिसका एक फैमिली बिजनेस होता है और फैमिली बिजनेस के ऊपर बेस करके पूरा फैमिली चलता है, ठीक है, तो उस केस में जब फैमिली में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मानो 4 भाई है 5 भाई है, उन पे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो एक पूरा प्रॉपर्टी फैमिली का है, अब किसी भाई को दिया जा रहा है या किसी बहन को दिया जा रहा है, तो क्या उसको कैपिटल ट्रांसफर कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा, ठीक है। और जो ईचयूएफ का मेंबर्स होते हैं ना, उसे को पर्सनर कहा जाता है। ऐसे तो मैं डिटेल्स में पहले भी बात किया, बट मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट में बात कर रहा हूँ। मेंबर्स को क्या कहा जाता है? को पर्सनर, ठीक है। और जो हेड होता है उन्हें कहा जाता है कर्ता। ये सर, ये संस्कृत वर्ड यूज किया जाता है। ऐसे तो आप हेड ऑफ द फैमिली बोल सकते हो, बट हेड ऑफ द फैमिली को लॉ भी, इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑल्सो इसको कर्ता मानता है। जब आप लोग रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ोगे या पढ़ चुके हो, रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर के अंदर आप लोग देखोगे कि एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट होता है सर बहुत। जैसे इंडिविजुअल का भी रेसिडेंशियल स्टेटस होता है कि वो भारत का है कि नहीं, वो भारत में इनकम कर रहा है कि नहीं। सिमिलरली एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो ज्वाइंट फैमिली बिजनेस इंडिया में चलता है, उनका कंट्रोलर जो होता है, जो कर्ता होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है, जो पूरा बिजनेस को चलाते हैं, फैमिली को चलाता है, उनका रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है कि वो एचयूएफ इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा कि इंडिया का नॉन रेसिडेंट माना जाएगा कि इंडिया का आरओआर माना जाएगा, मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। आरओआर, आरनॉर एंड एनआर, 3 कॉन्सेप्ट चलता है रेसिडेंशियल स्टेटस में। जो पढ़ चुका है वो समझ रहा है, जो नहीं पढ़ा है वो पढ़ के समझ लेगा और पूछ लेगा मुझे। सो को पर्सनर का रेसिडेंशियल स्टेटस भी इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली जब पार्टीशन होता है प्रॉपर्टी में, तो उसमें ट्रांसफर तो होता है, पर उस ट्रांसफर को कैपिटल एसेट ट्रांसफर नहीं माना जाता। तो ऐसा और भी एग्जांपल्स है, मैं जस्ट एक बार आपको अभी गो थ्रू कराता हूँ, बट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। any transfer of capital asset under a gift or will or an irrevocable trust, ठीक है, किसी को गिफ्ट के देना, विल करके जाना, इररिवोकेबल ट्रस्ट मतलब उसको बाद में आप छीन नहीं सकते, ट्रांसफर हो गया, ठीक है, विश्वास के थ्रू से, ऑलरेडी मैंने डिस्कस करके रखा। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय एन होल्डिंग कंपनी टू इट्स 100% सब्सिडियरी कंपनी, मतलब एक बड़ा कंपनी जो छोटा कंपनी को होल्ड करके रखता है, जिसमें उसका कम से कम 51% होल्डिंग रहता है, बट यहाँ पर बता रहे हैं 51% नहीं, 100% होल्डिंग। मतलब एक बड़ा कंपनी, मानो एक ए कंपनी है जिसका बी कंपनी में, ये कंपनी लॉ का विषय है सर। बेसिकली कंपनी लॉ में बेसिक्स पढ़ोगे, वहां पर होल्डिंग सब्सिडी का डिटेल्स बोला जाता है। तो अगर कोई कंपनी नॉर्मल लेवल में 51% शेयर किसी और का होल्ड करता है तो उसे होल्डिंग कंपनी कहा जाता है। अगर ए कंपनी बी कंपनी का 51% स्टेक ले लेता है ना, मतलब उसमें बिजनेस का जो टोटल कैपिटल है उसका 51% कैपिटल अगर होल्ड कर लिया, तो ए कंपनी को होल्डिंग कहा जाएगा। लेकिन अगर ए कंपनी का पूरा पैसा बी कंपनी पे लगा हुआ है तो उसे 100% कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई बड़ा बाप कंपनी, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से याद दिलाने के लिए बोलता हूँ कि अगर कोई बाप कंपनी बेटा कंपनी में अपना शेयर मतलब एसेट ट्रांसफर करता है तो उसे भी ट्रांसफर नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो ऐसे तो मैं जो बाप कंपनी में बोलता हूँ इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि होल्डिंग को अल्टीमेटली पेरेंट कंपनी भी कहा जाता है, ठीक है। पेरेंट मतलब माँ बाप दोनों हैं, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि बाप कंपनी बेटा कंपनी का क्या मतलब। डोंट टेक इट एज ए स्लैंग, हाँ सर, स्लैंग के लिए नहीं बोलता। ऐसे बंगाल में थोड़ा कोई बाप बोल दिया ना, बाप मत उठाना, ऐसा नहीं है सर, जस्ट है नॉर्मल वे में एक सिंपल तरीके से बताने का कोशिश। तो ये सब ऑलरेडी मैंने डिटेल्स में बात कर चुका, आप लोग एक बार गो थ्रू कीजिएगा ना पूरा चैप्टर एक एक करके, तो आप पूरा कनेक्ट हो जाओगे। जैसे एनी ट्रांसफर और इशू ऑफ शेयर्स बाय द रिजल्टिंग कंपनी इन ए स्कीम ऑफ डीमर्जर, ठीक है। जब कोई कंपनी मार्च था अब अलग हो रहा है, 2 कंपनी एक था अलग हो रहा है, ऐसे केसेस में शेयर होल्डर के बीच में जो एसेट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे भी ट्रांसफर नहीं कहा जाता, ठीक है। डीमर्जर मतलब क्या, मार्च मतलब एक होना, डीमर्ज मतलब अलग हो जाना, ऐसे केसेस में शेयर होल्डर के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रांसफर। तो इसका लंबा लिस्ट है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस करके रखा, गो थ्रू करोगे समझ में आ जाएगा। इसमें एक काफी इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट था रिवर्स मॉर्गेज का, जो नॉर्मली सीनियर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। रिवर्स मॉर्गेज काफी इंटरेस्टिंग था। रिवर्स मॉर्गेज में एक बूढ़ा आदमी मतलब जो मोर देन 60 ईयर्स के एज में आ गया, रिटायरमेंट एज में आ गया, अब उनके पास पैसा नहीं है, उनका बच्चा लोग उनको देख नहीं रहा है, ठीक है, मतलब उनको सपोर्ट नहीं दे रहा है, मे बी फॉर एनी रीजन। अब ऐसे केसेस में उनके पास एक ही संबल है, उनका घर, ठीक है। अब उस घर को वो बैंक में मॉर्गेज कर सकता है,
बट बैंक इस घर को तब तक नहीं ले सकता परमानेंटली जब तक वो बूढ़ा आदमी का जिंदगी खत्म नहीं हो जाता, मतलब अनटिल डेथ, ठीक है, अनटिल डेथ। और बदले में उस घर को बैंक मॉर्गेज करेगा और बदले में बैंक उस ओल्ड एज बंदे को लोन प्रोवाइड करेगा। उस लोन का इंटरेस्ट वो देगा, अगर नहीं दे पाया तो कोई बात नहीं, जब उस बूढ़ा आदमी मर जाएगा तो घर पे बैंक का अधिकार आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ये स्टोरी मैं सुना के रखा था, मतलब पूरा डिटेल्स में। और एक चीज यहाँ पर है कि अगर उसका बच्चा लोग आके बीच में क्लेम करता है कि भाई ये मेरा पापा का घर है, आप कैसे ले सकते हो, तो बैंक सिंपल बोलेगा कि पापा ने जितना लोन लेके रखा है आप लोन रीपे कर दो और घर को मुक्त करके लेके जाओ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शंस ऑफ रिवर्स मॉर्गेज। वेरी इंटरेस्टिंग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके रखा है फॉर द बेनिफिट ऑफ ओल्ड एज पीपल। जितना दिन जिएगा उतना दिन तक लोन भी ले सकता है, लेकिन घर बैंक का तब तक नहीं होगा जब तक वो बंदा का डेथ ना हो जाए। तो ये भी एक स्कीम है, तो इसे भी ट्रांसफर नहीं कहा जा सकता। सो पॉइंट इज दैट कि ट्रांसफर क्या क्या नहीं है, इसको सेक्शन 47 में काफी डिटेल्स में बोला है। और दो तीन बात याद रखिएगा सर, कैपिटल गेन में अपना बेस को डेवलप करने के लिए दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, कैपिटल एसेट का प्रॉपर नॉलेज होना, ठीक है। दूसरा, ट्रांसफर का प्रॉपर नॉलेज होना, क्योंकि कैपिटल एसेट जब ट्रांसफर होता है, ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 कैपिटल एसेट के बारे में बात करता है कि भाई कौन सा चीज कैपिटल एसेट्स है। और ट्रांसफर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में बात करता है। और सेक्शन 47 एक्सेप्शनल ट्रांसफर के बारे में बात करता है, मतलब जो ट्रांसफर है नहीं पर देखने में ट्रांसफर लगता है। सो आपको ट्रांसफर के बारे में एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, और साथ में जो ट्रांसफर समझ में आता है कि हाँ ट्रांसफर है पर वो ट्रांसफर है नहीं। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, कि अगर आपका बेसिक्स ठीक ठाक रहे तो एग्जाम में कहीं कभार क्या होता है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है। कैलकुलेशन ज्यादा पूछा नहीं, आपको प्रोविजंस पूछ लिया, जैसे हम थ्योरेटिकल बोल रहे हैं। तो आपको अगर क्लियर आइडिया रहेगा तो आप जवाब ठीक ठाक देके आ पाओगे, बट अगर क्लियर आइडिया नहीं रहेगा आपका जवाब गलत होने का चांसेस बढ़ जाएगा। इसीलिए बेस को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखने का कोशिश करना, ठीक है। ये बस एक सिंपल सा सजेशन है, बाकी आप लोग जैसे जैसे अपने आप को बनाओगे वैसा ही आप। अच्छा सर, ये सब तो समझ में आ रहा है। अच्छा सर, सेक्शन 48 क्या बात करता है? सर ये कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेट करना है इसके बारे में बात करता है। अब ये भी मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग लेक्चर्स में समझा के रखा। कैपिटल गेन का इसको बोलते हैं हम लोग, इसको प्यार से बोलते हैं प्रोफॉर्मा। प्रोफॉर्मा मतलब कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने का तौर तरीका। अब ये तौर तरीका क्या है सर? कैपिटल गेन का तौर तरीका बहुत सिंपल है, मैंने काफी क्वेश्चंस करवा के रखा चैप्टर के अंदर, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि कैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट करता है। बट फिर भी एक बार, क्योंकि मैं आपको थोड़ा रिकॉल करा रहा हूँ, तो क्यों ना एक बार रिकॉल कर दिया जाए। हाँ चलो, ऐसे तो बहुत वाइटल है, जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन आता है, कंप्लीट क्वेश्चन आता है, तो हमें ये सेक्शन 48 को यूज करना पड़ता है। जिन लोगों ने चैप्टर को कंप्लीट करके रखा, सारा क्लास कर लिया, या तो बैकअप में, बहुत लोग मुझे पता है लाइव ज्वाइन नहीं कर पाता, वो बैकअप करता है। कुछ लोग ज्वाइन नहीं किया था कैपिटल गेन के टाइम पे, उनको मैं बैकअप प्रोवाइड करूंगा, तो प्लीज एक बार करके मुझे बताना जो भी प्रॉब्लम है। और जो ऑलरेडी लाइव क्लास के साथ साथ कर दिया, कनेक्ट कर पाओगे आप लोग, हर कोई कनेक्ट कर पाओगे। एक सेकेंड से, सेक्शन 48 ऑफ कैपिटल गेन क्या बात करता है? ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में बात करता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट, सॉरी कोई एसेट सेल किया, एसेट सेल करके आपने गेन किया। अब एसेट सेल करके आपने जो गेन किया वो आपका क्या बनेगा सर? एसेट सेल करके जो गेन करेगा वो आपका फुल वैल्यू कंसिडरेशन बनेगा। जैसे कि मैं आपको शेयर में बता रहा था, ऐसा आप लैंड बेच के भी कर सकते हो, है ना, सिंपल है ना। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अभी अदानी विलमार का एक शेयर में दिखा रहा था कि भाई आपने गेन गेन कर रहे हो आप, कि अगर आप अदानी का शेयर 220 में खरीद के रखा और आज आपने 700 में बेचा, ऐसे किसी किसी ने रिसेंट, जो लोग शेयर मार्केट का क्लास करते हैं मुझे पता है सर, काफी लोगों ने सिर्फ 220 में खरीद के मेरे को पूछा था 800 में क्या बेच देना है सर? मैं बोला हाँ बेच दो, लेकिन जो बोला सर मैं लॉन्ग टर्म रखना चाहता हूँ, मैं बोला रख लो, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है, अब बाकी आप बाद में देखा जाएगा। ऐसे काफी अच्छा प्रॉफिट दिया है सर विद इन 6-7 मंथ्स, ये काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। सो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैपिटल गेन कैसे काम करेगी। जितना उसको फुल वैल्यू कंसिडरेशन रिसीव हुआ ट्रांसफर के कारण,
सेल जिसने कर दिया अदानी विल्मर का शेयर 220 में खरीद के 800 में सेल जिसने कर दिया, पर शेयर में 600। अगर किसी के पास 100, 150, 200 शेयर भी था तो आप समझ लो उसने कितना गेन कर लिया। ठीक है, सो फुल वैल्यू कंसिडरेशन रिसीव्ड एक्टिंग एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर। बड़ा सिंपल बात है, प्रैक्टिकल अप्रोच है। ठीक है, सब रियल लाइफ में होता रहता है। सर शेयर के बदले में और भी कुछ हो सकता है क्या? अरे क्यों नहीं हो सकता। आप जमीन खरीदो, आप बिल्डिंग खरीद के बेचो, वो भी हो जाएगा। आप कोई ज्वेलरी है आपके पास, उसको बेचो। कोई एंटिक प्रोडक्ट है वो आपके पास बहुत दिनों से है, उसको बेचो। जिसको भी बेच के आपको कंसिडरेशन रिसीव होगा वो अमाउंट आपका पहले आएगा। सर यहाँ से क्या करना पड़ता है? सर यहाँ से आपको एक्सपेंडिचर इनकर्ड जो आप करते हो ना, मतलब एसेट को खरीदने का भी तो एक दाम होता है, जिसको कॉस्ट भी बोल सकते हो आप, या फिर उसको खरीदने का एक ब्रोकरेज चार्जेस। जैसे ब्रोकरेज लैंड परचेस में भी देना पड़ सकता है, या फिर आप शेयर परचेस करोगे उसमें भी। ब्रोकिंग कंपनी होता है ना शेयर मार्केट में, जैसे देयर आर कंपनीज लाइक जीरोधा, अपस्टॉक्स। ठीक है, जो लोग शेयर मार्केट के बारे में जानते हो वो जरूर समझ रहे होंगे। नॉट जस्ट इन शेयर मार्केट, इवन अगर आप जमीन का काम भी देखते हो ना, जैसे कि अगर जमीन में मैं बात करूँ, जैसे 99 एकड़, ये एक ब्रोकिंग फार्म है सर, एक तरह का। बेसिकली एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है, इसका भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। ये 99 एकड़ इन्फो एज बोल के एक कंपनी है, उसके अंडर पे चलता है। ये 99 एकड़ में अगर आप कोई जमीन खरीदने के लिए जाओगे, ठीक है, 99 एकड़ में जैसे यहाँ पर जमीन का दाम बोला है, कितना स्क्वायर फीट का एरिया है वो बोला है। अगर आप इसको लेने के लिए जाते हो, अगर आपको जगह पसंद आ जाता है, अब आगे कॉन्ट्रैक्ट डीलर बता रहा है ना, तो जब भी आप लेने जाओगे तो 99 एकड़ आपसे एक कमीशन देगा, या फिर जो ब्रोकर आपको देगा ना, वो ब्रोकर आपसे एक कमीशन लेगा। अब ब्रोकर के थ्रू से 99 एकड़ भी कमीशन लेगा। तो ये ब्रोकिंग चार्जेस ना होता है सर हर चीज में। एसेट ट्रांसफर के केस में, खरीदने के टाइम पे, बेचने के टाइम पे ब्रोकरी चार्जेस एक देना पड़ता है, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो। ये एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है सर। ठीक है, मतलब सोसाइटी में ये काफी देखा जाता है। और इसीलिए इसीलिए क्या चलता है सर, कि जो भी ब्रोकिंग चार्जेस वगैरह आप देके आते हो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड होनली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर, ब्रोकरेज ऑन सेल। ठीक है, नॉर्मल केस में वो अमाउंट आप माइनस करो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बोला कि डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एसटीडी पेड विल नॉट बी अलाउड। अगर आप ये भी मैंने बोल के रखा डिटेल्स में। एसटीडी पेड कहाँ होता है जानते हो? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो शेयर मार्केट के अंदर चलता है। सर इसको बताने के लिए मैंने आपको जीरोधा का एक कैलकुलेटर यूज किया था। आई होप जिन लोगों ने क्लास करके रखा वो कनेक्ट कर लेगा। ये शेयर मार्केट जो लोग पढ़ाई करता है वो बहुत इजीली कनेक्ट करेगा। ये देखो सर, ये नियम है कि जब आप शेयर खरीदते हो या बेचते हो, ठीक है, तो आपको एक एसटीडी पे करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे 1000 शेयर 1100 में बेच रहे हो, 400 क्वांटिटी का, टर्नओवर इतना है, ब्रोकरेज इतना है, एसटीडी इतना है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो सरकार हमसे लेता है, इसके अंदर जीएसटी वगैरह बाद में है, वो सब भी है। बट यहाँ पर इसी एसटीटी के बारे में बात हो रहा है कि अगर एसटीडी पे करोगे तो उससे आप माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा हम लोग कौन सा प्रोफार्मा बता रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं सर? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का प्रोफार्मा याद दिला रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म का थोड़ा अलग हिसाब होता है, लॉन्ग टर्म का थोड़ा अलग होता है। अब लॉन्ग टर्म में और एक याद चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जब कोई लॉन्ग टर्म होगा, अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मत पूछो सर, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले ही आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बता रहा था ना, कि कोई एसेट 12 महीना होल्ड करके फिर बेचो, कुछ एसेट 24 महीना होल्ड करके फिर बेचो, कुछ एसेट 36 मंथ्स होल्ड करके फिर बेचो, तो वो लॉन्ग टर्म कहलाता है। अब जो एसेट लॉन्ग टर्म में आता है ना सर, उसमें इंडेक्स कॉस्ट मिलता है। इंडेक्स कॉस्ट इन द सेंस, इंडेक्स कॉस्ट का मतलब होता है सर, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंडेक्सेशन। अब ये इसका ना एक चार्ट होता है, ये भी मैंने पहले डिस्कस करके रखा। इस चार्ट में ना इन्फ्लेशन को काउंट करके कैलकुलेशन करके रखा। जैसे नॉर्मली लैंड बिल्डिंग के केस में बहुत यूज होता है, कि किसी ने अपना घर या लैंड 2000 साल में खरीदा था, 2022 में बेच रहा है। सो 2000 पे खरीदा था मानो 1 लाख में, और 2022 में बेच रहा है 20 लाख में। तो कॉन्सेप्ट इज दैट सर, जो 2000 में खरीदा था 1 लाख, क्या 2022 में भी क्या जमीन का सेम वैल्यू होना चाहिए? सर बीच में इन्फ्लेशन है, महंगाई है। अब ये महंगाई का कैलकुलेशन आपको करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, महंगाई को कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, बट महंगाई इंडेक्स को यूज करने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि महंगाई कैलकुलेशन तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के थ्रू से आपको दे देता है। कि भाई इसका एक पूरा चार्ट होता है सर, एक पूरा चार्ट, पूरा लिस्ट आएगा। मैं ऑलरेडी बताइए वाला
ऑलरेडी मैंने बता के रखा सर, ठीक है। इसमें ये देखो फाइनेंशियल ईयर 2001-2 से नॉर्मली इंडेक्सेशन को अभी कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। उससे सर अगर किसी का मानो कोई परचेस 2001-2 से पहले है तो क्या करेंगे सर, 2001-2 को लिया जाए। मतलब किसी का 90 का है खरीदा हुआ कोई एसेट, तो क्या 90 का इंडेक्स मिलेगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 90 के अगर 90 के पहले का 2000 का पहले का है 2001-2 का, तो आप 2001-2 को ही पहला इंडेक्स मानोगे। तो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स 2001-2 का 100 है, और कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स रिसेंट जो लेटेस्ट है 2022-23 का वो 331 चल रहा है सर, 331 चल रहा है। अब इसी का यूज, हाँ बोलो सर, हेलो बोलो सर, किसी ने कुछ कहा? बोलो सर, कोई क्वेश्चन था क्या? अरे बोलो, नहीं आवाज तो कट गया, मुझे लगा कि कुछ सवाल है। सर आप लोग कनेक्टेड हो, समझ में आ रहा है, रिवाइज समझ में आ रहा है सर कि किस तरह से पॉइंट को रिकॉल करना है, क्या पढ़ना है? यस सर। ठीक है सर, मैं Yes, बस sir. रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है। आता हूँ सर, कुछ फ्रेश टॉपिक भी है उसमें भी बात करता हूँ, लेकिन रिकॉल करने के टाइम पे आपको इस तरह से, इवन ये एग्जाम टाइम प्रिपरेशन पे ऐसा होता है, इफ यू हैव फुल नॉलेज अबाउट द चैप्टर। देखो सर, इनकम टैक्स इज वेरी वास्ट, इंटरमीडिएट लेवल में सारे टॉपिक बहुत वास्ट होते हैं। अब वास्ट टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको नॉलेज पहले से एकदम गैदर करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में ना आप सारा टॉपिक को इस तरह से पढ़ के दिमाग में नहीं रख पाओगे। तो अगर आप प्रीवियसली नॉलेज को गैदर करके रखा, तभी जाके आप एंड मोमेंट में, जब आप एग्जाम से 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, तब ये सब बड़ा काम आता है। और वही टेक्निक में थोड़ा आपको बतला रहा हूँ। तो अगर प्रीवियसली आपको अपना नॉलेज को पहले से डेवलप कर लेना, सारा क्लास करके रखना है, सारा एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करके रखना है। अब एग्जाम से पहले आप इतना सॉल्व करने का मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ देखने का मौका मिलता है कि भाई चलो देखा क्या क्या हुआ है, लेकिन साथ में रिकॉल करने के लिए प्रोविजन सिस्टम पैटर्न, उसके लिए आपके लिए ये सिस्टम आपको यूज करना है। उसमें आपको क्या क्या मेन मेन पॉइंट्स है उसको गो थ्रू करना है, कैसे कैसे होता है एक बार देख लेना है। ऑलरेडी यू नो दिस थिंग्स, ठीक है, मतलब ये मान के चल रहा हूँ कि आपको सब पता है अब क्या करना। अच्छा, अब एक जो बात है सर, ये जो इंडेक्स कॉस्ट का यूज है, ठीक है, ये जो इंडेक्स कॉस्ट का यूज है, इंडेक्स कॉस्ट का यूज आपको लॉन्ग टर्म में ही मिलता है। और इंडेक्स कॉस्ट को यूज करने का जो फॉर्मूला होता है, इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एक होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। सर अगर मानो कोई एसेट आपने खरीदा था और उसके बाद आपने कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए खर्चा किया, जिसमें उसको बोलते हैं सर कैपिटल इम्प्रूवमेंट। कैपिटल इम्प्रूवमेंट अकाउंट्स में पढ़ा जाता है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है सर, जो अकाउंट्स में आप लोग पढ़ते हो, कि जिसमें एसेट का वैल्यू इंप्रूव होता है। एसेट का वैल्यू इंप्रूव होगा ना, तो वो एक्चुअली इंप्रूवमेंट है। मतलब जिसमें एसेट का मतलब जान बढ़ गया है, मतलब उसका जीने का और एरिया बढ़ गया है, तो उसका जो लाइफ था वो काफी बेहतर हो गया है। नॉर्मल रिपेयरिंग और कैपिटल रिपेयरिंग में फर्क होता है। नॉर्मल रिपेयरिंग मतलब चलो खराब हुआ है ये कर देते हैं, लेकिन अगर आप इतना अच्छे से उसको किए हो कि अभी वो 2 साल 3 साल और चलेगा, 4 साल 5 साल और चलेगा, तो इसको इम्प्रूवमेंट कहते हैं। तो इम्प्रूवमेंट कॉस्ट को भी ना काउंट किया जाता है कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के टाइम, ठीक है। तो उसका हिसाब ऐसा है सर, कुछ हिसाब करने का तरीका। रिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड विल नॉट बी अलाउड। पहले ही बोल दिया कि एसटीडी पेमेंट यहाँ पर आप माइनस नहीं कर सकते, लेकिन आप ब्रोकरेज पे माइनस कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपने जितने में खरीदा है, जो भी एसेट है आपका, ठीक है, जिसमें आपको इंडेक्स बेनिफिट मिलता है। शेयर वगैरह के केस में इंडेक्स बेनिफिट इतना नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन लैंड बिल्डिंग वगैरह के केस में आपको इंडेक्स बेनिफिट मिलता है। मैं पहले क्लासेस में डिस्कस करके रखा, क्वेश्चंस कराते कराते डिस्कस करके रखा, अब पढ़िएगा, ठीक है, पूरा क्लास करिएगा तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर लॉन्ग टर्म में भी कुछ एसेट्स ऐसा है जहां पर आपको इंडेक्स बेनिफिट यूज करने का मौका नहीं मिलेगा। बट इन जनरल सेंस लैंड बिल्डिंग ये सब चीजों के केस में आपको इंडेक्स बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो जैसे कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, CII का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, सपोज आपने कोई एसेट्स को 5 लाख में खरीदा था, ठीक है। अब CII फॉर द ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर्ड, मतलब जिस साल आप ट्रांसफर करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल करंट ईयर 22-23 में ट्रांसफर कर रहे हो, तो 22-23 का जो डेटा है ये वाला 331 ये यूज करना है। अगर 21-22 में ट्रांसफर करते हो तो 317, अगर 20-21 में यूज ट्रांसफर करते हो तो 301, ठीक है। जिस साल ट्रांसफर होगा उस साल का डेटा को आपको टॉप में देना है,
ठीक है, याद रखिएगा सर, ये सब बेसिक बेसिक चीजें। और जिस साल आपने इसको खरीदा था उस डेट का CII for the year in which the asset was first held by the SSE or 2001 to whichever is latter। मतलब अगर किसी का 95-96 में एसेट खरीदा होगा तो 95-96 का तो CII आपको अवेलेबल नहीं है, सो 2001 टू whichever is latter जो बाद में हुआ है। तो अगर आपका 95-96 में एसेट परचेस था तो उसका CII तो अवेलेबल नहीं होगा, तो इन दैट केस 2001-2 का यूज करना। तो इस और अगर आप 2001-2 का यूज करोगे इसका मतलब कि वो 100 है, सो 331/100। अब 5 लाख जो भी आपका एसेट का एक्विजिशन है 5 लाख इंटू 331/100, अब जो वैल्यू होगा वही आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना जाएगा। अब जितना आपका कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन से ये सब माइनस होके जितना मिलेगा वो आपका गेन बनेगा। जैसे मैंने आपको एक्विजिशन में समझाया, सिमिलर पैटर्न इंप्रूवमेंट में भी होता है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सिमिलर पैटर्न इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में भी देखा जाता है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जितना आपने खर्चा किया, CII फॉर द ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर्ड एंड CII फॉर द ईयर इन विच इंप्रूवमेंट टुक प्लेस, सेम पैटर्न। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का अलग से कोई इंडेक्सेशन नहीं होता, वही जो नॉर्मल इंडेक्सेशन है वही है। ठीक है, बस इस तरह से इंडेक्सेशन यूज करना है। अब इन्फ्लेशन होता है ना, मतलब सिंपल बात है, 2000 का 1 लाख और 2022 का 20 लाख सेम तो है नहीं। मतलब ऐसा तो देखा जाएगा कि आपको 1 लाख का आपका बाई था तो आप बोलोगे मेरा कॉस्टिंग 1 लाख का है और आप सेल कर रहे हो 20 लाख पे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा भाई तब तो तुमने 19 लाख का प्रॉफिट किया, तो सरकार के घर में लॉन्ग टर्म के हिसाब से 20% का टैक्स देते। नहीं, ऐसा नहीं होता है सर। 1 लाख को आपको आज के वैल्यू में कन्वर्ट करना है, मतलब 2001 का 1 लाख का वैल्यू 2022 में या 2020 में क्या है वो आपको कन्वर्ट करना है। तो मे भी हो सकता है कि वो हार्डली, आप चेक करके देखो अपना अपना जो भी इंडेक्स है, आप क्वेश्चंस में भी मिलता है, आप खुद भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। सो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, इंडेक्सेशन में इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके ही होता है। अब ये लॉन्ग टर्म के केस में बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना, जिसे हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंप्रूवमेंट कॉस्ट ऑफ, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये दोनों नाम से पहचानते हैं, अलग अलग है। इंप्रूवमेंट को भी अलग से किया जाता है और एक्विजिशन को। सर अगर क्वेश्चंस में इंप्रूवमेंट नहीं रहा, अरे जो नहीं रहेगा उसको कहाँ से लाओ। ठीक है, अगर क्वेश्चंस में एक्विजिशन रहेगा तो एक्विजिशन करना, इंप्रूवमेंट रहेगा तो इंप्रूवमेंट को भी करना। ओके सर, तो ये होता है। और इंडेक्सेशन का बेनिफिट, इंडेक्सेशन का बेनिफिट के बारे में देखो, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन विल हाउएवर नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स अदर देन कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई बॉन्ड इशू करता है जो कैपिटल इंडेक्स्ड है, मतलब गवर्नमेंट बता देता है कि भाई इसमें कैपिटल इंडेक्सेशन लगेगा, मतलब वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह में काफी डिटेल्स में दिखाया, जो NSE इशू करता है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक NHAI, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल्स। जब पढ़ोगे ना एक एक क्लासेस रिवाइज करोगे ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय RBI, ठीक है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड RBI इशू करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 112 में। तो जिसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट नॉर्मली अगर वो बॉन्ड डिबेंचर अवेलेबल नहीं है, बट अगर गवर्नमेंट उसमें बॉन्ड इंडेक्स बॉन्ड बोलता है उसको, तो फिर उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, जिसका टैक्स 112A के तहत होता है। 112A क्या है? ये रेट ऑफ टैक्स का एक एरिया, इसमें 111, 111A, 112A, 112, ठीक है, इसका एक सेक्शन है जो पूरा रेट ऑफ टैक्स के बारे में बात करता है। मैंने स्टार्टिंग में इसका भी डिटेल्स में बात करके रखा। ठीक है, अच्छा, अब कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में एक छोटा सा फर्क होता है, इसमें इंडेक्सेशन नहीं मिलता। अच्छा, और एक बात, अगर कुछ एग्जाम्पशंस है उसको भी कैलकुलेट करना है ना, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो लॉन्ग टर्म में आप कितना सारा एग्जाम्पशन ले सकते हो। मैंने आई थिंक सेकंड लास्ट क्लास, ठीक है, मतलब इससे पहले और उससे पहले वाला क्लास में मैंने एग्जाम्पशंस को डिटेल्स में बोल के रखा। इसमें 54, 54B, 54D, 54EC एंड 54F सारा सेक्शंस को मैंने डिस्कस किया कि एक कैपिटल गेन को मतलब करने के टाइम पे क्वेश्चंस के अंदर आपको अलग अलग एग्जाम्पशंस आपके सामने आ सकता है। से फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट को सेल करके आपने सरकारी बॉन्ड परचेज किया, ठीक है, वो भी विद इन टाइम, ठीक है, 6 मंथ्स का एक टाइम होता है कि अगर आपने कोई एसेट आपका था उसको आपने बेच दिया, उसको बेच के आपने नेशनल हाई अथॉरिटी का कोई बॉन्ड खरीदा या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन से कोई बॉन्ड खरीदा, तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। आपका एक घर था, जिस घर को बेच के आपने एक दूसरा घर खरीदा, ठीक है, वो भी टाइम पीरियड के अंदर। ऐसा वैरायटीज ऑफ
एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिया था, जो 54, 54B, 54D, 54EC एंड 54AF को डिसाइड करवाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्शन सर, कैपिटल गेन में एग्जाम्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एग्जाम में क्वेश्चंस के अंदर आपको एग्जाम्शन से रिलेटेड कैपिटल गेन एग्जाम्शन तो बिल्कुल पूछता ही पूछता है, ठीक है, कि कब आपको एग्जाम्शन मिलेगा। तो उसका भी लिमिट है, ऐसा नहीं कि मन मर्जी आप एग्जाम्शन ले लोगे, लिमिटेशन है कि भाई मैक्सिमम इतना, ठीक है, वो बता देता है गवर्नमेंट, ठीक है। अब वो आपको जैसे आप डिटेल्स में पढ़ोगे एग्जाम्शन, आपको वहाँ पर पूरा मैंने डिस्कस करके रखा कि भाई कब कितना है नहीं है, ठीक है, और ऐसे भी आप नोट्स को पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। सो ये सब करके जो गेन होगा उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे, और उसके ऊपर हमें सरकार के घर में टैक्स देना है। अगर मेरा कैपिटल गेन जितना भी आएगा, नॉर्मली कैपिटल गेन पे 20% टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। अगर वो दूसरा किसी तरह का है तो उसमें देखा जाएगा कि वो और भी कौन सा सेक्शंस को फॉलो करता है, तो उसके हिसाब से, बट नॉर्मली 20% जो भी होगा उसके ऊपर 20% टैक्स सरकार के घर में जमा पड़ता है, ठीक है। ऐसे तो मैंने काफी क्वेश्चन करवा के रखा, और कुछ क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा जब हमको मैं कंप्लीट इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा। तो कंप्लीट मतलब क्या, उसमें जब सारा हेड कंप्लीट हो जाएगा, इसमें सैलरी कंप्लीट हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, ठीक है, सीजी हो जाएगा, अदर सोर्स हो जाएगा, तो आपको मैं कंप्लीट क्वेश्चंस कराने का मौका मिलेगा, तब मुझे आपको और अच्छे से बताने का मौका मिलेगा कि एडजस्टमेंट कैसे होता है। लेकिन फिलहाल मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा के रखा, जो काफी अच्छे से आपको आइडिया क्लियर करेगा कि आखिर कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करके कैसे सरकार के घर में टैक्स जमा पड़ता है, ठीक है। अच्छा, सिमिलर वे में शॉर्ट टर्म भी करना पड़ता है, बट शॉर्ट टर्म में एक चीज आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि इसमें इंडेक्सेशन नहीं है। अब ये बात याद रखिएगा सर, कौन सा एसेट शॉर्ट टर्म होता है, कौन सा एसेट लॉन्ग टर्म होता है, इसे आपको क्लियर रखना है। जरूरत पड़ने से, जैसे मैंने क्लास में करवाया, जैसे आपके पास नोट्स है या मैट है, अब वहां से ना अपनी कॉपी में ना ये सब पॉइंट को अलग से लिख के रखो, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई ये एसेट शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, कौन सा एसेट कितने दिन में शॉर्ट टर्म होता है, कितने दिन में लॉन्ग टर्म होता है, ये नॉलेज ना क्लियर होना चाहिए। और इसीलिए आपको मैं बता के रखता हूं। अच्छा, शॉर्ट टर्म में फुल वैल्यू कंसिडरेशन, यहाँ पर भी वही बात है, ब्रोकरेज ऑन सेल्स ये भी माइनस करना, एसटीडी यहाँ पर भी नहीं मिलता, नेट सेल कंसिडरेशंस पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डायरेक्टली दो, कितने में खरीदा था, ठीक है, कितना इंप्रूवमेंट में खर्चा किया था, ले सकते हो, बट नो इंडेक्स बेनिफिट। शॉर्ट टर्म में इंडेक्स बेनिफिट नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म का नॉर्मल टाइम पीरियड क्या है, लेस देन 12 मंथ्स, ऐसा, लेस देन 12 मंथ्स, लेस देन 24 मंथ्स एंड लेस देन 36 मंथ्स। यही तो तीन एरिया है, कॉमन सेंस लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। 12 महीने से कम, 24 महीने से कम, 36 महीने से कम। अब इन तीनों में से जो भी होगा वही तो आपका शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द एसेट। सो यहाँ पर इंडेक्स बेनिफिट का जरूरत ऐसे है। मैक्सिमम 3 साल में काम खत्म, 3 साल में काम खत्म, पैसा खत्म, इसीलिए गवर्नमेंट इंडेक्स बेनिफिट नहीं देता। और एक बात याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म में आपको जो एग्जेम्पशन दिया जाता है, इसमें सिर्फ 2 ही सेक्शंस का शॉर्ट टर्म एग्जेम्पशन बेनिफिट ले सकता है, 54B एंड 54D। बाकी जो मैंने आपको 54 का सेक्शन बताया वो लॉन्ग टर्म के लिए एप्लीकेबल है। शॉर्ट टर्म में एग्जेम्पशन सिर्फ 2 ही आता है, 54B का एंड 54D का, तब जाके आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिलेगा। ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा के रखा, ठीक है सर। अच्छा, ये तो था थोड़ा सा रिविजन, ठीक है। अच्छा, लास्ट दिन मैंने जैसे आपको 50B करवा के रखा, कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल, ठीक है, कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल, ये एक एरिया है सर 50C का, ठीक है, जिसमें कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड ऑन बिल्डिंग ऑन बोथ, ठीक है। इसका मैंने अभी तक फ्रेशली नहीं बताया, बता देते हैं एक बार। 50C है फेयर मार्केट वैल्यू, डिस्कस कर चुके हैं सर, फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है। एंड 51 एडवांस मनी रिसिप्ट में क्या करना पड़ता है, और ये तो रेट ऑफ टैक्स का एरिया है 111A, 112, ठीक है, और 112 है। एक बार याद दिला दे क्या, काफी इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आई ऑलरेडी डिस्कस नाउ, ठीक है, सेक्शन 55 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में बोला, मतलब आपने जब एसेट को परचेज किया था तो उसके ऊपर बेस करके बता के रखा है सेक्शन 55, ठीक है। बाकी जब कंपनी बोनस शेयर्स वगैरह इशू करता है उसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स हैं, राइट शेयर, बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होता है, कंपनी अपने शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा देता है, मैंने बोनस शेयर कंपनी लॉ में भी पढ़ा के रखा आप लोग, ठीक है। अच्छा,
बस ये कुछ और एक्स्ट्रा कनेक्टेड पॉइंट्स है, गो थ्रू कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट में लगेगा कि सर इसमें आपको कुछ मतलब कुछ डाउट हो रहा है, आप लोग मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे और ज्यादा कुछ इसमें है। और यहाँ पर एग्जामिशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 में कुछ पॉइंट्स है जो ऑलरेडी इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम का पार्ट था, ये मैंने बेसिक्स बताते बताते बोल दिया था। और एग्जामिशंस पे मैंने आपको पूरा करवा के रखा, एग्जामिशन अंडर सेक्शन 54 टू 54A, ठीक है, पूरा बता के रखा कि एग्जामिशंस क्या है, किस तरह से काम करता है। तो सर बोलो सर। सेक्शन बोल 111A सेक्शन 112 एक बार फिर से रिवाइज। ओके थैंक यू सर, समझ गया सर। বল অভিষেক কি বলছিলি? হ্যাঁ ওই সেকশন 54 আর 54F এর মধ্যে একটু ডিফারেন্সটা একবার বলে দেবেন। মানে দুটোই তো মানে রেসিডেন্সিয়াল হাউস নিয়ে কথা বলছে। पर दोनों रेसिडेंशियल हाउस के बीच में फर्क था सर, एक बार तुम क्लास ठीक से सुनोगे तो तुमको पता चल जाता है सर। तुमने अगर जस्ट एग्जामिशन का क्लास एक बार देखना चाहिए था, तूने मैसेज भी किया था मुझे, मैं शायद बोलना भूल गया तुझे, बट एक बार क्लास सुन लेता ना समझ में आ जाता। 54 और 54F इन दोनों के बीच में क्या फर्क रहा? चलो इसमें सुभजीत ने पूछा तो मैं बता देता हूँ। देखो सर, यहाँ पर भी आपको एग्जेम्पशंस मिलता है रेसिडेंशियल हाउस के बदले, ठीक है। एसेट ट्रांसफर क्या है? आप एक रेसिडेंशियल हाउस बेचते हो और बाद में आप एक दूसरा रेसिडेंशियल हाउस खरीदते हो। और सेक्शन 54F में भी, अच्छा दोनों सेक्शंस का एलिजिबल एसेसी कौन है? इंडिविजुअल एंड ईच। इस केस में भी इंडिविजुअल ईच, मतलब कोई ज्वाइंट फैमिली या फिर कोई इंडिविजुअल, दोनों केस में ही एप्लीकेबल हो रहा है। इसमें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट रेसिडेंशियल हाउस है, इसमें एनी एलटीसी है अदर देन रेसिडेंशियल हाउस। मतलब इसमें आप जो बेचोगे ना, यहीं पर पॉइंट का डिफरेंस समझ में आ रहा है। रेसिडेंशियल हाउस छोड़ के कोई दूसरा एसेट बेच के आप घर खरीदते हो, और इसमें घर बेच के घर खरीदते हो। तो मुझे बात समझ में नहीं आया? হ্যাঁ স্যার 54 में तुम एक घर बेच के घर खरीद रहे हो, एक रेसिडेंशियल हाउस को सेल करके एक न्यू रेसिडेंशियल हाउस ले रहे हो, है ना। और यहाँ पर कुछ अदर कंडीशंस में भी बोल के रखा है, इनकम फ्रॉम सच हाउस शुड बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब एकदम प्रॉपर रेसिडेंशियल हाउस है, इसमें जो भी इनकम करोगे वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में उसका कैलकुलेशन होने वाला है। 54 बता रहा हूँ, ठीक है। 54 और क्या बताया आपको? क्वालिफाइंग एसेट क्या है? क्वालिफाइंग एसेट क्या है? मतलब क्वालिफाइंग एसेट इन द सेंस एसेट्स इन व्हिच कैपिटल गेन हैज टू बी इन्वेस्टेड। मतलब अगर आपने एक रेसिडेंशियल हाउस को बेच के एक दूसरा रेसिडेंशियल हाउस खरीदने जाते हो, तो फिर उसमें आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? वन रेसिडेंशियल हाउस सिचुएटेड इन इंडिया या टू रेसिडेंशियल हाउसेज इन इंडिया एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी वेयर कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2। अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होता, आपको एटलीस्ट एक घर या दो घर आप इंडिया में खरीद सकते हो, तब जाके आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगी। और अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन में, अच्छा कितने दिन में खरीदना चाहिए ये भी बोल दिया। परचेज विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, या फिर अगर कॉन्स्ट्रक्ट करते हो तो ट्रांसफर के 3 साल के अंदर। एंड एग्जामिशन के बारे में बोला, कॉस्ट ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस, मतलब आपने जो न्यू घर बनाया चाहे वो 2 हो या 1, एज द केस में भी, मतलब मैक्सिमम 2 घर तक आपको मौका देता है, ठीक है। जितना उसका कॉस्ट होगा मैक्सिमम उतना कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। मतलब अगर न्यू घर का जो कॉस्ट है वो कम है तो वो एग्जम्प्ट होगा, या फिर जो आपका कैपिटल गेन है वो कम है तो वो एग्जम्प्ट होगा। एग्जाम्पल किए थे सर हम लोग, एग्जाम्पल हम लोग कर चुके थे। ये 54 समझ में आया सर? आपका एक घर है, घर को बेच के एक न्यू घर खरीद सकते हो, 2 घर भी खरीद सकते हो इंडिया में, ठीक है, बाहर नहीं। मैक्सिमम कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। और आपने जो न्यू घर खरीदना बनाना है या खरीदना है, उसका जो कॉस्ट है और कैपिटल गेन का जो अमाउंट है, दोनों में से जो कम होगा वो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। और 1 साल से पहले या फिर ट्रांसफर के 2 साल के अंदर अगर कंस्ट्रक्शन करते हो तो 3 साल के अंदर घर खरीद लेना चाहिए, तब जाके एग्जम्पशन आपके लिए उपलब्ध है। और सेक्शन 54F दूसरा बात करता है थोड़ा, यहाँ पर भी आपको घर खरीदने के लिए बता रहा है, बट आपको मतलब आपने जो सेल करके जो गेन करेगा ना, वो गेन रेसिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए, एनी अदर थिंग, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस।
हो सकता है कि आपने शेयर बेच के किया, हो सकता है कि आपने कोई लैंड बेच के किया, हो सकता है कि आपने कोई ज्वेलरी बेच के किया, वट एवर एनी अदर कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म होल्ड करके बेच दिया, ठीक है, फैक्ट्री बेच के किया, एनीथिंग, ठीक है। और इसमें कंडीशन भी था, जब आपको ये एग्जेम्पशन मिलना है, एसएससी शुड नॉट ओन मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ही शुड नॉट परचेज विद इन 2 years और कंस्ट्रक्ट विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर अनदर रेजिडेंशियल हाउस, ठीक है। यहाँ पर भी ये कंडीशन लगा के रखा था, ये मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल्स में एक एक पॉइंट बताया था, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एसेट्स क्या है, वन रेजिडेंशियल हाउस सिचुएटेड इन इंडिया, मतलब आप एक ही घर खरीद सकते हो इंडिया, और 1 साल से 2 साल के अंदर, और उधर कंस्ट्रक्ट करोगे तो 3 साल के अंदर। और यहाँ पर भी मतलब कितना आपको एग्जामिशन मिलता, कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस, मतलब जो नया घर आप खरीदोगे, मतलब कोई दूसरा एसेट को सेल करके, से फॉर एग्जांपल आपने शेयर बेच के कमाया, हो सकता है कि आपका फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री को बेच के कमाया, आपके पास कोई लैंड था, लैंड को बेच के कमाया, रेजिडेंशियल हाउस छोड़ के एनी अदर एसेट्स जिसको बेच के आपने इनकम किया और आप अभी न्यू घर खरीद रहे हो। अब इसमें आपका जो गेन होगा, कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस ग्रेटर देन इक्वल्स टू नेट सेल कंसीडरेशन, ठीक है। इनमें से जो आपका मतलब कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस, उसमें जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू नेट सेल कंसीडरेशन, मतलब जितना आपको सेल करके मिला था, ठीक है, इनमें से जो आपका कम रहेगा वही आपका कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन मिलेगा। यही बोला गया था सर, यही बोला गया था, समझ में आया सर? 54 है सुरजीत, तेरा ही क्वेश्चन यस था, सर। मैसेज भी किया था मुझे, ये मेन फर्क था। अच्छा, अब मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ 111 ए के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली। उसके बाद में 50C में आता हूँ सर, 50C मुझे बताना है। ये जो सेक्शंस है 111A, 112A, ये क्या बात करता है बोलो तो? 111A, 112A ये बेसिकली रेट ऑफ टैक्स के बारे में बात करता है, रेट ऑफ टैक्स इन कैपिटल गेन, मतलब कैपिटल गेन में टैक्स का क्या रेट होने वाला है, इसके बारे में बात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, नो डाउट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे सरकार के घर में टैक्स जाना सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट पागल है टैक्स मिलने के लिए, है ना। जैसे हर किसी को इनकम करना है, सरकार को भी इनकम करना है, लेकिन क्या है ना, सरकार ऐसा नहीं सोच सकता कि भाई चलो यहाँ से कमा लो वहां से कमा लो, पब्लिक को कोई सर्विस भी देना पड़ता है, तो थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ता है। इंडिया में जो सिस्टम है उसको प्रोग्रेसिव सिस्टम बोलते हैं, मतलब रिच से ज्यादा लो और गरीबों को बांटो, ठीक है, रिच से लेके गरीबों में बांटो वाला सिस्टम चलता है हमारे यहाँ पर, रॉबिन हुड टाइप ठीक है, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इतना ज्यादा गरीब लोग हैं हमारे देश में, उनका डेवलपमेंट के लिए मतलब सरकार को ये सिस्टम लेना पड़ता है, क्योंकि आबादी का जो भीड़ बना है इसका आप कुछ कर नहीं सकते, जो हो चुका है हो चुका है। इंडिया इतना मूर्ख देश बना है लास्ट 100-200 ईयर्स में, ड्यू टू फॉरेन इन्वेशंस एंड एजुकेशन सिस्टम का बर्बादी, देश के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट किया है। 111 ये क्या बताता है देखो, टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और व्हिच एसटीडी इज चार्जेबल, मतलब जिसमें एसटीडी पे करते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे को मैंने दिखाया जमुदा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर से कि कैसे हम एसटीडी पे करते हैं। तो टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उसका जो टैक्स रेट है वो 111A में होता है, और वो कौन सा एसेट क्लास में होता है, नॉर्मली इक्विटी शेयर्स में होता है, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। अब इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या है मैंने आपको दिखाया, जिस फंड में जिस म्यूचुअल फंड कंपनी अपना टोटल फंड का 65% एंड अबव इक्विटी में इन्वेस्ट करता है उसे इक्विटी ओरिएंटेड फंड कहा जाता है, और जिसमें एसटीडी भी पेमेंट किया जाता है। Sir, any short-term capital gain on transfer of equity shares or units of an equity-oriented fund shall be liable to tax at the rate 15%. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कितना चार्ज टैक्स हुआ सर? 15%। अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हैज बीन पेड ऑन सच से, सर अगर एसटीडी पे नहीं किया तो अलग से एसटीडी का अमाउंट भी देना पड़ेगा, सिंपल बात है। Sir, in case resident individuals and HUF, the short-term capital gain shall be reduced by the unexhausted basic exemption limit and the balance shall be taxed at 15%. मतलब बात बहुत सिंपल है, अनएग्जॉस्टेड लिमिट क्या है इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस करवा के रखा, मतलब हमारा नॉर्मल टैक्स अमाउंट चालू होता है सिर्फ 2,50,000 से, है ना, मतलब
हमारे देश का टैक्स सिस्टम में रेट ऑफ टैक्स क्या है? बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का क्लास मस्ट गो थ्रू सबको ही, ठीक है। बेसिक्स में बोला जाता है सर एकदम डिटेल्स में कि हमारे देश में करेंटली जो रेट चल रहा है अप टू 2.5 लाख तक आपको जो टैक्स देना पड़ता है वो है नील। ग्रेटर देन 2.5 लाख टू 5 लाख जो टैक्स रेट है वो है 5%। ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख जो टैक्स रेट है वो है 20%। एंड ग्रेटर देन 10 लाख जो टैक्स रेट है वो है 30%। बेसिक्स में क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करके रखा। अच्छा, इसके अलावा और भी एक टैक्स रेट है। अच्छा, ये किसके लिए है? ये बिलो 60 वालों के लिए है। तो टैक्स रेट में भी अलग अलग बाइफर्केशन है सर। मतलब अगर आपका एज 60 साल के नीचे है, ठीक है, अगर बिलो एज 60 के लिए एक रेट है, बिलो एज 60 के ऊपर, सॉरी, बिलो एज 60 का ये जो मैंने आपको दिखाया है बिलो एज 60, फिर ग्रेटर देन 60 टू 80 का एक रेट चलता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है 60 से 80 वाला सीनियर सिटीजन का, ये 2.5 लाख चेंज होकर 3 लाख हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसी को बेसिक लिमिट बोलते हैं। ये जो पॉइंट बोल रहे हैं ना सर, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, 60 के नीचे वाला बंदा के लिए 2.5 लाख बेसिक लिमिट है, 60 से 80 के लिए 3 लाख बेसिक लिमिट है। उसके बाद वो 3 की जगह 2.5 की जगह 3 हो जाएगा, तो 3 से 5 लाख 5, 5 से 10 लाख 20 और 10 लाख के ऊपर 30%। सरचार्ज और इसके बारे में अलग बात है सर, उसमें आप बेसिक्स का क्लास एक बार करें, वहां पर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके रखा, ठीक है। कि अगर सरचार्ज आएगा तो मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है, वो और थोड़ा सा डिटेल्स चर्चा हो जाएगा। मैं अभी और ज्यादा नहीं जाता इस पॉइंट पे। सो 60 टू 80 इयर्स 3 लाख लिमिट है। अगर किसी का एज 80 के ऊपर चला जाता है तो उनके लिए बेसिक लिमिट है 5 लाख। मतलब अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन हो, मतलब अगर आप 80 साल के ऊपर हो, लाइक रतन टाटा जी, ठीक है, तो ऐसे कोई सुपर सीनियर सिटीजन है तो उनका 5 लाख तक का अगर इनकम है तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। बट 5 लाख के ऊपर उनको डायरेक्टली 20% रेट में डाला जाता है, 5% का कोई स्लैब नहीं है। मतलब वही 5 से 10 लाख का 20% का स्लैब। मतलब अगर 6 लाख करेगा तो उस हिसाब से उसका स्लैब वाइज काउंट होगा, ठीक है। 5 से अगर 6 लाख है तो 6 लाख से 5 लाख माइनस करो तो 1 लाख का 20%, मतलब 20,000 देना पड़ेगा। इस तरह का सिस्टम होता है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मतलब और भी यहाँ पर भी है अप टू 2.5 लाख डील इस तरह से। तो बात ऐसा है कि बेसिक लिमिट जो चलता है ना अलग अलग लोगों के लिए, वो बेसिक लिमिट को एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट रहेगा उस पर 15% चार्ज होगा। इसके लिए आप लोग एक बार स्टार्टिंग 2-3 आई थिंक थर्ड या फोर्थ लेक्चर में मैंने कैलकुलेशन करवाया, ठीक है। क्वेश्चन जितना सारा मैंने इलस्ट्रेशन सॉल्व करा है उसी के अंदर इसका हिसाब है। आप लोग करोगे ना आपको प्रैक्टिकल आइडिया है। मतलब बेसिक लिमिट को एडजस्ट करो, उसके बाद जो अमाउंट बचता है उस अमाउंट पे 15% लगे, ठीक है। ये हिसाब में सुविधा मुक्त है। इसके लिए क्वेश्चंस हुआ है सर, इसलिए मैं और क्वेश्चंस पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी पॉइंट कवर करना है। लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, आप लोगों को कुछ होमवर्क देता हूँ, आप वहां से भी ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे पूछिएगा। अच्छा, नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से कैन बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इसमें जो बात है ना सर, एक चैप्टर आता है आप लोगों का 80C से 80U का, इसे डिडक्शंस कहते हैं। ये कब लगता है जानते हो? जब पूरा कैलकुलेशंस हो जाए, के कैलकुलेशंस होने के बाद जब जीटीआई आता है ना, जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम। सपोज मानो बंदा सैलरी इनकम किया, बीपी इनकम किया, कैपिटल गेन से भी कमाया, ठीक है, सारा कैपिटल गेन बीपी सैलरी सब कमाने के बाद, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, उसके बाद उनको इंटरनल जो बेनिफिट है, ठीक है, सब बेनिफिट उसने लिया। लेने के बाद जो जीटीआई आता है, अब जीटीआई से उनको ये चैप्टर 6 का डिडक्शन दिया जाता है, जिसे हम लोग 80C से 80U बोलते हैं। जैसे कि अगर आप LIC प्रीमियम भरते हो, अगर आप प्राइम मिनिस्टर डोनेशन फंड में पैसा भरते हो, अगर आप कोई हैंडीकैप रिलेटिव्स का देखभाल करते हो, बहुत सारा इस तरह का प्रोविजन आता है। आगे चर्चा कर देंगे सर, डिडक्शंस का चैप्टर आएगा, उस चैप्टर के अंदर मैं आपको डिटेल्स में बात कर पाऊंगा कि भाई कब कब कितना कितना डिडक्शन अवेलेबल होता है और उसका क्या रूल्स। डिडक्शंस अच्छा है सर, डिडक्शंस अगर कोई लेना चाहेगा तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक एरिया है। डिडक्शंस लेके कोई कोई तो इतना भी है सर, आपका टैक्स पूरा का पूरा नहीं हो जाता है। अगर कोई डिडक्शन चैप्टर को, ये टैक्स प्लानिंग में आता है, डिडक्शन चैप्टर को अगर कोई अच्छे से यूज करेगा ना तो बड़े से बड़े लोग का टैक्स जीरो हो जाएगा। सरकार के घर में कुछ नहीं देना है, ठीक है, मतलब लेकिन आपको सही काम पे यूज करना है, जो सरकार ने बोल के रखा है ऐसे ऐसे एरिया में आपको इन्वेस्ट करना है।
So no deduction under chapter 6A can be claimed respect of such short-term capital gain. And short-term capital gain arising from transactions undertaken in foreign currency on a recognized stock exchange located in an international financial service center would be taxable at a concessional rate of 15%, even when such STD is not paid in respect of such transactions. सर ये क्या है? सर ये थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड एक बड़ा पॉइंट है, IFSC। इसके बारे में ना मेरा एक डिटेल्स डिस्कशन है, मैं हम लोग को शेयर करूंगा IFSC के बारे में। बट एक नॉलेज के लिए मैं आपको फिलहाल IFSC के बारे में बताता हूँ। जैसे IFSC इन इंडिया, गुजरात में है सर IFSC। इसको बना गया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। वेरी सिंपल है। ऐसे वर्ल्ड में अभी IFSC सबसे अच्छा काम करता है दुबई में एंड सिंगापुर, स्पेशली इन आवर एशियन मार्केट में सिंगापुर एंड दुबई ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के लिए जाना जाते हैं। मतलब कंट्री के पास ना पैसा होना चाहिए। जैसे दुबई के पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा है, सिंगापुर के पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा है। अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के पास ये मौका होता है कि वो ना फॉरेन कंट्री के बिजनेस को भी पेमेंट पैसा दे सकता है। से फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे फ्लिपकार्ट ना अपने आप को रजिस्टर्ड इंडिया में नहीं किया, फ्लिपकार्ट अपने आप को सिंगापुर में रजिस्टर्ड किया और इनिशियल फंड जो था उनको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के थ्रू से मिला। ठीक है, तो ये IFSC का मेन पर्पस जो होता है, अगर आप ये गवर्नमेंट के साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो सर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन April 27, 2020। बड़ा रिसेंटली बना है। ठीक है, इसका एक्ट भी रिसेंटली आया है। हेडक्वार्टर इन गिफ्ट सिटी, मतलब गांधीनगर में है। ठीक है, The IFSC is a unified authority for the development and regulation of financial product, financial service and financial institutions in the International Financial Service Center। क्या करता है? At present the GIFT IFSC मतलब गांधीनगर में जो है गुजरात में, वो अभी स्टार्ट किया है। Prior to the establishment, the domestic financial regulators में काम करता था, जिसके SEBI, RBI, ये सब DI सब मिलकर काम करता था। पर इसका मेन जो पर्पस है, as the dynamic nature of business, if the IFSC requires a high degree of inter-regulatory coordination with financial sectors, अच्छा इतना डिटेल्स जोड़ के कोई फायदा नहीं है। बस इतना समझ लो कि अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडियन मार्केट से पैसा लेना चाहता है, उनको फाइनेंस करेगा। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? जुगाड़। ठीक है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इवन इंडिया में कोई फॉरेन कंपनी को भी अगर पैसा का जरूरत होता है, उससे भी पैसा देगा। बदले में उनको इंटरेस्ट मिलता है, बदले में उनको शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये एक ऐसा एरिया है जिसमें अगर आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के थ्रू से किसी कंपनी को बेनिफिट देना चाहते हो अपने कंट्री में बिजनेस करने के लिए, ठीक है, और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हो, तो बदले में वो बिजनेस करेगा, आपको इंटरेस्ट भरेगा और उसमें आपको गेन भी होगा। तो ये पर वही बात कर रहे थे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन इन फॉरेन करेंसी। इसका एक डिटेल्स डिस्कशंस है मेरा, मैंने शायद इसको लॉ में डिस्कस किया था, आई थिंक मेरे पास है, मैं आप सभी को शेयर करूंगा। इसमें मैंने ना पूरा IFSC का डिटेल्स बात करके रखा एकदम कि कैसे काम करता है, उसका पूरा टेक्नोलॉजी क्या है, मैंने बात करके रखा, मैं आपको शेयर करूंगा। बट आप फिलहाल इतना समझो कि इस तरह का फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जैसे सिंगापुर में भी, दुबई में भी, ऐसे हमारे इंडिया में भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रहा है ना, तो इंडियन इकोनॉमी के पास सरप्लस पैसा हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं बट हो रहा है। तो भारत भी कंपनी को पैसा दे सकता है, फॉरेन कंपनी इंडिया में आके अपना बिजनेस बना रहा है, इसमें इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। ठीक है, और भारत को उसके बदले कंट्री को या किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को या किसी इंडिविजुअल्स को कैपिटल मिलता है। मतलब दूसरे के बिजनेस में पैसा डालो और बदले में अपना गेन करो, सिंपल। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन इन फॉरेन करेंसी ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर विल बी टैक्सेबल एट अ कंसेशनल रेट ऑफ 15% इवन व्हेन STT इज नॉट पेड। अगर STT पे नहीं भी करेगा तो भी 15% का रेट लगेगा। ये 111A ये पूरा बात करता है। तो सिंपल बात है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% टैक्स रेट है, STT नहीं पे करेगा तो क्या इश्यूज है, IFSC का क्या इश्यूज है, रिडक्शंस नहीं मिलेगा नॉर्मली। ठीक है, और अनएग्जिस्टेड बेसिक लिमिट को यूज करके फिर बैलेंस अमाउंट में 15% टैक्स लगता है। ये 111 ये बताता है सर। 112 लॉन्ग टर्म में बात करता है, 112 लॉन्ग टर्म में बात करता है। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है? एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 मतलब इसके नीचे एक लिस्ट है 112A। मतलब 112A में भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, बट वो बेसिकली शेयर वगैरह के केस में, ध्यान से बात को समझिएगा। ठीक है, तो शेयर को छोड़ के, सिंपल समझ में आइएगा, शेयर को छोड़ के बाकी जो भी एसेट्स है उसको बेच के जो गेन होता है
वो 112 के अंदर काउंट किया जाता है। तो एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 शैल बी लायबल टू टैक्स एट द रेट 20%। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स 20% का लगता है। So in case of resident individuals and HUFs, the long-term capital gain shall be reduced by the again वही unexhausted limit। ठीक है, मतलब वही आपका 2.5 लाख तक, 3 लाख तक, 5 लाख तक का लिमिट को पहले एडजस्ट करो, क्वेश्चंस करवा के रखा सर, और बाकी अमाउंट में टैक्स 20%। In case of a non-corporate, non-resident of foreign company, capital gain arising from transfer of a capital asset being unlisted securities or shares of a closely held company shall be chargeable to tax at 10% without giving effect of indexation। पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा सर। अगर कोई नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट ऑफ ए फॉर फॉरेन कंपनी है, नॉन कॉर्पोरेट मतलब नॉन रेसिडेंट है, मतलब इंडिया का कंपनी नहीं है, या फिर फॉरेन कंपनी है, उसमें आपको कैपिटल गेन अराइज हुआ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट करके, बीइंग अनलिस्टेड सिक्योरिटीज मतलब वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, और या फिर शेयर ऑफ ए क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब कोई होल्डिंग सब्सिडियरी वाला केस है, इसमें अगर आपको कोई कैपिटल गेन होता है तो उसमें अगर 10% टैक्स लगता है। बट एक चीज याद रखिएगा, जब आप 10% टैक्स लेते हो आपको इंडेक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ध्यान रखिए सर, नॉर्मली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन बेनिफिट आता है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म बहुत लंबा हो सकता है, 20 साल 15 साल बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर रेट ऑफ टैक्स 10% है तो नो इंडेक्स बेनिफिट। बट अगर आप रेट ऑफ टैक्स 20% है तो फिर उसमें इंडेक्स बेनिफिट ले लेना। ठीक है, यही बात कर रहे हैं सर। इसके अलावा जीरो कूपन बॉन्ड, ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स। ठीक है, लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज वाला जो सिक्योरिटीज है अदर देन यूनिट्स और जीरो कूपन बॉन्ड शैल बी चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट 10%। लेकिन जब 10% यूज करोगे इंडेक्स बेनिफिट मत लेना, जब 20% यूज करोगे इंडेक्स बेनिफिट ले लेना। अब देख लेना सर कि सपोज आपने जीरो कूपन बॉन्ड ट्रांसफर किया, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है मैंने ऐसे पहले भी डिस्कस करके रखा। जीरो कूपन बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें आप इशू होता है डिस्काउंट पे, रिडीम होता है पार में। कंपनी जीरो कूपन बॉन्ड इशू करता है, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो अगर वो कंपनी जीरो कूपन बॉन्ड इशू किया, मानो कि बोला कि भाई मेरा बॉन्ड का प्राइस है 1000, लेकिन मैं आपको 950 में देना चाहता हूं, पर जब मैं रिडीम करूंगा तब मैं 1000 में ही रिडीम करूंगा, तो आपको 50% सस्ता में मिल रहा है, रिडीम करने के टाइम पे 50% पर बॉन्ड में मिलेगा। सिंपल बात है। तो ऐसा बॉन्ड जब आप ट्रांसफर करोगे तो आपको जो गेन होने वाला है, सिंपल बात है, अभी होल्ड करोगे बाद में गेन करोगे, लॉन्ग टर्म है। लेकिन 10% वाला हिसाब लगाओगे तो कोई इंडेक्स बेनिफिट यूज मत करना, लेकिन अगर 20% करोगे तो इंडेक्स बेनिफिट यूज करने का मौका मिलेगा। पर आप चेक करके देख लो आपका बेनिफिट किसमें ज्यादा है, जिसमें बेनिफिट है मतलब जिसमें टैक्स लो होगा आप उसको यूज करना, मतलब दोनों आपके सामने है। और एक बात और, 112 और एक चीज आपको बताता है, नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से कैन बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो 112 के अंदर बोला गया। ठीक है, मतलब वही 80C से 82 का क्लेम नहीं मिलेगा आपको। अब इसका समझना थोड़ा आपको अभी नहीं आएगा, जब टोटल इनकम कैलकुलेशन करना सीखेंगे तब आपको मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बता पाऊंगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि उसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना पड़ेगा। अच्छा, 112A के अंदर क्या है, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सर्टेन एसेट्स। अब ये कौन से एसेट्स हैं, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग ₹1 लाख ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मतलब अगर आप शेयर बेचते हो, लॉन्ग टर्म में शेयर बेचते हो, मतलब कोई शेयर आपने खरीदा इक्विटी शेयर मार्केट से और उसको आपने 1 साल होल्ड करके रखा और फिर आपने बेचा, जैसे कि मैंने आपको अदानी विल्मर का दिखा रहा था। अब उसको अगर कोई 1 साल होल्ड करके फिर बेचता है तो उसका लॉन्ग टर्म हो जाएगा। या फिर कोई यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जैसे कि मैंने आपको एक फंड दिखा रहा था, जैसे यहाँ पर एक फंड था, क्या नाम है इसका, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो इस तरह का कोई भी यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो या इक्विटी शेयर्स हो, इसको खरीद के आप बेचने का सोच रहे हो लॉन्ग टर्म में, तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अगर आपका कैपिटल गेन शेयर वगैरह सेल करके 1 लाख से ज्यादा होता है तभी टैक्स देना। म्यूचुअल फंड सेल करके अगर 1 लाख से ज्यादा होता है इक्विटी ओरिएंटेड फंड में तभी टैक्स देना। कितना टैक्स देना है, 10% ऑन सच कैपिटल गेन if STT is paid on acquisitions on such sale in case of equity share and on such sale in case of units of equity oriented mutual fund। क्लियर है सर, मैंने आपको प्रैक्टिकली भी 2 मिनट में दिखा दिया थोड़ा।
In case of resident individuals and EQF, the long-term capital gain shall be reduced by the unexhausted basic exemption limit and the balance shall be taxed. वही बात बार-बार कर रहा है कि अगर वो 2.5 लाख का लिमिट क्रॉस नहीं करता है उसको पहले देख लो, क्योंकि क्या सिस्टम है सर, नॉर्मली 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे आधा सोर्स में पढ़ाऊंगा मैं आपको, जैसे विनिंग वगैरह में, जैसे मानो आप लोग लॉटरी विनिंग ये सब खेलते हो ना, तो इसमें ना नॉर्मली ऐसा कोई लिमिट नहीं है। विनिंग में, लॉटरी में, ये सब चीज में आप जितना कमाओगे उसके ऊपर 30% सरकार लेता है, ठीक है। बट हाँ, किसी किसी केस में गवर्नमेंट स्पेशल नोटिफिकेशन में जैसे रिसेंटली बोल रहे हैं कि 10,000 तक का कोई टैक्स हम लोग नहीं लेंगे, पर 10,000 के ऊपर अगर कोई गेन करेगा तो हम लोग टैक्स लेंगे, वो भी 30% पूरा का पूरा, ठीक है। जैसे बिटकॉइन में पूरा 30% टैक्स लगा के रखा है सरकार। बिटकॉइन में अभी बिटकॉइन को भी कैपिटल गेन के अंदर लाया ही नहीं, वो कैपिटल गेन है बट उसको अदर सोर्स में रखा गया है, उसको कैपिटल गेन के अंदर लाया ही नहीं बिटकॉइन को। बिटकॉइन में पूरा 30% फ्लैट रेट रखा है, जितना कमाओगे बिटकॉइन बेच के 30%, ठीक है। अब इंडिया में अभी बिटकॉइन को उतना प्रमोट नहीं किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि इंडियन मार्केट में अगर बिटकॉइन को इतना पॉपुलर कर दिया जाए तो हो सकता है कि यूथ गड़बड़ा जाए। इंडियन यूथ का एक प्रॉब्लम क्या है, इनको जल्दी बड़ा होने का बड़ा शौक है, और एक क्या चीज़ है जानते हो ना, जल्दी में बड़ा होना बहुत मुश्किल होता है सर, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है ना। सबको एकदम आज आज स्टार्ट करो कल एकदम रिच बन जाओ, ऐसा नहीं होता। पेशेंस के साथ समय देना पड़ता है, तब जाके वो फूल मिलता है, फल मिलता है। अच्छा, और क्या बात कहा है सर, इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड ईच ऑफ द लॉन्ग टर्म, ये तो मैंने बोल दिया। नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, और रिबेट अंडर 87 है, ये भी बेसिक का बात है, आप लोग जानते हो, है। अगर किसी का इनकम 5 लाख तक के अंदर है तो उसको 12,500 तक का रिबेट मिलता है। 5 लाख तक इनकम में 12,500 तक का रिबेट सिस्टम है, तो ये क्लेम हो सकता है। इसके लिए मैंने बेसिक्स में भी क्वेश्चंस करा के रखा, और कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस करवा के रखा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, अगर किसी का कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में 1 लाख क्रॉस कर गया तो अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शंस ऑफ अंडरटेकन ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएसई, एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सब रिकॉग्नाइज्ड है। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। या फिर लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जैसे कि हमारे गांधीनगर में बना है गिफ्ट सिटी में, ठीक है, वुड बी टैक्सेबल एट ए कंसेशनल रेट ऑफ 10%, where consideration for transfer is received or receivable in foreign currency even when STT is not paid in respect of such. हो सकता है कि जो कंसिडरेशन है वो फॉरेन करेंसी में, डॉलर में मिल रहा है, या ईएन में मिल रहा है, या युआन में मिल रहा है, या सिंगापुर रुपी में मिल रहा है, ठीक है, या इंडोनेशियन रुपए में मिल रहा है, जो भी कंट्री हो, ठीक है, लेकिन उसमें जो भी आपका डॉलर में होगा वो फॉरेन करेंसी का, मतलब वो उसके लिए फॉरेक्स कन्वर्जन कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से वो कन्वर्जन कॉन्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन पॉइंट इज दैट उसमें रेट ऑफ टैक्स 10% लगा गया है, ठीक है। तो ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, लेकिन गेन 1 लाख से ज्यादा होना पड़ेगा। ये है 112A, 112 एंड 111A का रिपीट टेलीकास्ट। बोलो सर। समझ में आया सर? हेलो, रिकॉल हुआ सर थोड़ा, स्पेशली जो लोग पहले किए थे, जो लोग पहले नहीं किया उनका क्या, सर उनको स्टार्टिंग से सारा चीज डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, बस यही फर्क है। लेकिन क्या अभी तक समझ में आया जितना मैंने बोला? बोलो सर, आज काफी ज्यादा रिपीट टेलीकास्ट किया मैंने। यस सर। यस सर। ओके, अच्छा, अब एक न्यू पॉइंट थोड़ा में चलते हैं। चलो, ज्योति, ज्योति मेरे को पूछा था 111, 112। ज्योति समझ में आया ज्योति? Yes, sir. Clear. कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, जिन लोगों ने कैपिटल गेन अभी तक नहीं पढ़ा है, आज मैं हमको कैपिटल गेन का ऑलमोस्ट सारा टॉपिक ही कवर कर दिया, ऑलमोस्ट पूरा नहीं, बट जितना करवाया आप लोगों को, बस इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग कैपिटल गेन स्टार्टिंग करो, ठीक है। और अगर इनकम टैक्स का आइडिया प्रॉपरली नहीं है तो एक बार बेसिक कर लो, बेसिक करो, और फिर एक एक करके चैप्टर करते रहो। अब क्योंकि कैपिटल गेन हाल फिलहाल में चल रहा है, तो इसमें एक ही चीज बोलूंगा कि आप कैपिटल गेन को पहले कंप्लीट कर सकते हो।
सर मेरा आवाज आ रहा है सर? हेलो। हाँ आ रही है। ओके सर। और सर मेरे हाथ लग के कट हो गया था। आवाज सबको मेरा आवाज आ रहा है ना सर? यस सर। गलती से कट हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा ये वाला पॉइंट बात करनी पड़ेगी। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ। अब इसमें ना एक सर स्क्रीन स्कैम। शेयर नहीं। स्क्रीन शेयर नहीं। एक सेकेंड। देखो हाँ ये क्या ठीक है। कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग और, इसमें ना एक स्टैम्प ड्यूटी का खेल होता है। आप लोग स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है जानते हो? एनी आइडिया स्टैम्प ड्यूटी के बारे में? कोई प्रॉपर्टी का कारोबार किया है कभी, या फिर कभी घर पे यस सर। कोई प्रॉपर्टी परचेज? सरकार के घर में जमा होता है पैसा। हाँ वेरी गुड सर। ठीक है, जैसे मैं आपको एक स्टैम्प ड्यूटी के बारे में पहले थोड़ा आइडिया दे देता लैंड ये सब खरीदने बेचने हूँ। पे लगता है। हाँ, लैंड बिल्डिंग खरीदने बेचने में सरकार के घर में जमा होता है। स्टैम्प ड्यूटी रेट इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में 7% 6% के आसपास रेट है सर। जितना प्रॉपर्टी का वैल्यू होता है, ये देखो वेस्ट बंगाल एरिया वाइज भी है, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी 25 लाख के नीचे है, ठीक है, जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट ने ना प्रॉपर्टी रेट को चेंज किया था, 4% करके रखा था, जानते हो, ये कोरोना के बाद से। ठीक है, सरकार के पास ऐसे ही थोड़ा प्रॉब्लम था, तो प्रॉपर्टी वैल्यू अगर 25 लाख से कम था तो 4%। हावड़ा, कोलकाता, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, खड़गपुर, मतलब सिटी में ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर 40 लाख से ऊपर है तो फिर 5%, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन रेट अलग से 1%। देख रहे हैं सर? सर फीमेल के लिए ठीक रहता है, बिहार में फीमेल के लिए कम है। हाँ, बिहार में फीमेल के लिए कम है। कितना है बिहार में फीमेल के लिए? अगर मतलब मेल के लिए अगर 6 है तो फीमेल के लिए 4 है। यहाँ पर सर मेल फीमेल सबके लिए सेम रखा है अभी तक। अच्छा है, सरकार थोड़ा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। ये देखो सर, ये पुराना रेट है, ये फिर से आ जाएगा। मैं जितना जानता हूँ ये 2021 का रेट है, यही एक्चुअल रेट है, यही एक्चुअल रेट है, बट ये रेट रिसेंटली चेंज करके रखा गया था, ठीक है। रिसेंटली कुछ प्रॉपर्टी परचेज रिलेटेड बातचीत घर पे हो रहा था, तो उसी में मुझे ये चीज़ थोड़ा पता चला था कि रेट जो है वो स्टैम्प ड्यूटी नॉर्मली 7% का रेट चलता है, 25 लाख के ऊपर में, 25 लाख के नीचे 6%, ठीक है। कॉर्पोरेशन एरिया हो तो 6% 7%, और रजिस्ट्रेशन चार्जेस एक्स्ट्रा 1% 8%। ये स्टैंडर्ड रेट है इस एरिया का, ठीक है। तो यू अंडरस्टैंड कि अगर 25 लाख का कोई घर में खरीद रहा है, 30 लाख का घर खरीद रहा है, या 35 लाख का फ्लैट खरीद रहा है, तो उसमें सरकार के घर में अगर 7% स्टैम्प ड्यूटी जमा करता है तो कितना वैल्यू होता है, हिसाब लगाओ। 35 लाख का 7% कितना हो जाएगा, कोई तो बताओ मुझे। सर 2,45,000। 2,45,000, बहुत भारी रकम होता है सर, ठीक है। इसे स्टैम्प ड्यूटी बोलते हैं। ये सरकार का रेवेन्यू है, मतलब ये जमीन आपके नाम पे सरकार के पास हुआ तो सरकार यहाँ से अच्छा रेवेन्यू कमाता है सर। सरकार का जो कलेक्ट्रेट ऑफिस होता है वही से ये सब बाई सेल में काफ़ी अच्छा इनकम करता है। और फ्यूचर में ये सरकार आपके लिए बात करेगा, है ना, आपके नाम पे कागजात देगा, यही तो सरकार का काम है, ठीक है। ये सब कुछ एकदम प्रॉपरली वो मैनेज करे। अब बात यहाँ पर यही है सर कि जब लैंड बिल्डिंग के केस में कैपिटल गेन होता है, इसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के ऊपर बेस करके डीम्ड सेल कंसिडरेशन भी माना जाता है। सेल कंसिडरेशन मतलब फुल वैल्यू कंसिडरेशन जो हम लोग रिसीव करते हैं। हम लोग जब कंप्यूटेशन पढ़ रहे थे सर, तो याद होगा कंप्यूटेशन में कंसिडरेशन जो रिसीव होता है इसका एक हिसाब दिया गया है कि भाई हम लोग जो कंसिडरेशन रिसीव करेंगे वहां से ब्रोकरेज को माइनस करेंगे, इंडेक्स बेनिफिट लेंगे, और फिर कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। जो लोग कैलकुलेशंस ऑलरेडी काफी कर चुके उन्हें भी पता है, और जो लोग नहीं किए, मैंने प्रोफॉर्मा भी आज समझाया, ऐसे याद दिलवाया, वहां पर भी आपको याद हो गया। लेकिन इसमें सेक्शन 50C स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा है, ठीक है, तो इस केस में ना कुछ रूल काम करता है। इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ग्रेटर देन 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन, तो फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को डीम्ड कंसिडरेशन माना जाएगा। इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 110% ऑफ द एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, तो फिर एक्चुअल सेल कंसिडरेशन को डीम्ड कंसिडरेशन माना जाएगा।
समझाता हूँ सर, पहले आप एक बार दिखाता हूँ कि क्या बता रहा है प्रोविजन। एक्चुअल कंसिडरेशन ग्रेटर देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन को डीम्ड सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। अगर वैल्यू एसर्टेन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर, वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाला, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाला, अगर उससे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उससे ज्यादा है तो फिर एक्चुअल मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को लिया जाएगा। वैल्यूएशन एसर्टेन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो जो ऑफिसर ने निकाला उसको डीम्ड कंसिडरेशन माना जाता है। मतलब ये सब क्या है, डीम्ड मान लेंगे, ठीक है, सरकार के हिसाब से मान लेंगे। अब इसमें 2-3 पॉइंट है, ठीक है, अब इसको ना थोड़ा सा डिटेल्स में जानना, इतना शॉर्टकट में ये चीज आपके दिमाग में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सेक्शन 50C क्लम सेल से पहले है क्या? अब ध्यान से देखना, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है, गड़बड़ मत करना, जल्दी का काम शैतान का हो जाता है। Deemed full value of consideration for computing capital gain 50C, 50CE and 50D। अब इसमें लैंड और बिल्डिंग और बोथ अगर कैपिटल एसेट है, इसमें सेक्शन 50C मतलब यहाँ पर आपको बात समझ में ना, डीम्ड मतलब मान लें, फुल वैल्यू कंसिडरेशन मतलब कंसिडरेशन कहाँ काम आता है, कैपिटल गेन का पहला बात ही तो है फुल वैल्यू कंसिडरेशन। हाँ सर, बात को समझे, आपको मैंने कुछ देर पहले प्रोफार्मा बता रहा था, जब प्रोफार्मा में हम लोग एक्चुअल कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहला काम क्या है, फुल वैल्यू कंसिडरेशन को आइडेंटिफाई करना कि भाई तुम कितना कमाया, ओके, वहां से तुम एक्सपेंडिचर वगैरह को माइनस करते हो, तब जाके तुम्हें कैपिटल गेन मिलता है और तब जाके तुम सरकार के घर में एज पर द रेट ऑफ टैक्स जमा करते हो। पॉइंट बी नोटेड। अब यही फुल वैल्यू कंसिडरेशन कई बार थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो सरकार यहाँ पर एक लिस्ट दिया है आपको जिसके बारे में सेक्शन 50C, 50CA एंड 50D के अंदर वो डीम्ड फुल वैल्यू कंसिडरेशन को एक्सप्लेन किया है। तो क्या एक्सप्लेन किया है, अगर इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ये एक्सप्लेनेशन क्या है। थोड़ा पेशेंस और थोड़ा शांति दिमाग से सोचो। देखो सर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है आपको पता चलेगा, तो कहता है कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू greater than 110% of the consideration received or accruing as a result of transfer, मतलब जब कोई लैंड या बिल्डिंग कोई ट्रांसफर करता है उसका जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फॉर एनी रीजन 110% ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड, मतलब जितना तुम्हें कंसिडरेशन मिला है उससे ज्यादा बन जा रहा है 110%, तो फिर हमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानना पड़ेगा, ऐसा सरकार का मानना है। इसमें और भी बात कहा है सर, इसमें और भी बात कहा है कि इफ द डेट ऑफ एग्रीमेंट इज द डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, ध्यान से सुनना, ठीक है, बार बार क्यों ध्यान लगाने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग एरिया है। इफ डेट ऑफ एग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब जिस दिन आप एग्रीमेंट बना रहे हो और जिस दिन आप ट्रांसफर कर रहे हो ये अगर अलग है, if the date of agreement is different from date of transfer and whole or part of the consideration is received by way of account paying check or account paying bank draft or ECS, ठीक है, electronic clearing system, or through such other prescribed electronic mode, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या क्या ट्रांसफर चलता है आजकल, IMPS इमीडिएट मनी पेमेंट सिस्टम, UPI, RTGS, NEFT, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम, आधार पे, और ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, अगर ऐसा बात है तो फिर किस डेट को माना जाएगा, मतलब देखो स्टैम्प ड्यूटी का भी तो अलग अलग वैल्यू हो सकता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज करते रहता है, तो एग्रीमेंट के डेट में जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा उसको लिया जाएगा, कब, इफ डेट ऑफ एग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, और जिसमें होल और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड, होल या तो पूरा अमाउंट या तो पार्ट अमाउंट आपने अकाउंट पे चेक से लिया या फिर एनी अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड से लिया। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट को कनेक्ट मतलब आपको लिया जाएगा, मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो लेंगे बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का कौन सा डेट का लेंगे, डेट ऑफ एग्रीमेंट का, ठीक है। मैं और एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा रुक जाओ।
Sir, if date of agreement is different from the date of transfer, but the whole or part of the consideration has not been received by way of account paycheck, अगर ऐसा हुआ तो, या तो ना तो पूरा अमाउंट और ना ही पार्ट अमाउंट आपको अकाउंट पेचेक से मिला है, तो फिर ऐसे केसेस में कहा जाता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन ट्रांसफर हो रहा है उस दिन गवर्नमेंट का जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उससे लिया जाए। ठीक है, रुक जाओ समझाते हैं, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको पूरा केस एक बार पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप इसका मतलब नहीं समझ पाओगे। ठीक है, however, if the stamp duty value on the date of agreement or the date of transfer, as the case may be, less than equals to 110% of the sale consideration received, अगर ऐसा है, however, if the stamp duty value on the date of transfer, on the date of agreement or the date of transfer, देखो सर, जब कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है ना, एक एग्रीमेंट का डेट होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। एग्रीमेंट डेट, ट्रांसफर डेट, ये सब प्रैक्टिकल लेवल में काफी इंपॉर्टेंट होता है कि बंदा एग्रीमेंट कर लिया लेकिन ट्रांसफर किसी दूसरे दिन होगा। ठीक है, तो एग्रीमेंट डेट कब होता है, ट्रांसफर कब हो रहा है, ये भी मायने रखता है। तो क्या बोलता है, इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट और द डेट ऑफ ट्रांसफर एज द केस में बी लेस देन इक्वल्स टू 110% ऑफ द सेल कंसीडरेशन रिसीव्ड, देन कंसीडरेशन सो रिसीव्ड, उसे फुल वैल्यू कंसीडरेशन माना जाएगा। तो तीन कॉन्सेप्ट आ गया। एक बार हम लोगों ने देखा कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को लिया जाएगा, पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में दो कॉन्सेप्ट, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के अंदर दो कॉन्सेप्ट। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में आपको एक बार कहा गया कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, उसके लिए आपके पास एक कंडीशन है। दूसरा में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, एंड दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट जिसमें कंसीडरेशन फॉर रिसीव्ड उसको डेट वैल्यू माना जाएगा। अब एक एग्जांपल क्लैरिटी लाएगा। लेट अस टेक ए केस वेयर फॉर ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग ट्रांसफर हो रहा है जिसका एक्चुअल कंसीडरेशन है 100 लाख का, मतलब 1 करोड़ का बिल्डिंग। ठीक है, एक्चुअल कंसीडरेशन ये है सर। तो एक 100 लाख का बिल्डिंग एक्चुअल कंसीडरेशन 100 लाख है, जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट इज 109 लाख। ऐसे सिचुएशंस बना है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 109 लाख है। सो इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर वाला है कि 112 लाख, आपके सामने तीन ऑप्शंस है। एक्चुअल कंसीडरेशन बदले में जो आपको मिला 100 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट इज 109 लाख एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज 112 लाख। ऐसा ना डिस्प्यूटेड केसेस में होता है, आपके मन में चल सकता है सर एक्चुअल कंसीडरेशन 100 लाख बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 109 लाख कैसे हो सकता है? मे भी किसी किसी के मन में ऐसा सवाल चल रहा है। सर ऐसा तब होता है जब आप एक्चुअल कंसीडरेशन में कहीं किसी भी तरह का मिसमैनेजमेंट करके रखे हो, मतलब मार्केट प्राइस, फेयर मार्केट वैल्यू, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको जितना मिला बट सरकारी हिसाब से उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही उतना हो रहा है या फिर उससे ज्यादा हो रहा है, तो ये थोड़ा चिंता का विषय होता है। तब सरकार ये रूल बना के रखा है, आप एक्चुअल कंसिडरेशन को कम कर सकते हो। मतलब मानो तुम किसी से कोई लैंड या फ्लैट या बिल्डिंग बाय कर रहे हो और तुम अपने अंदर कैश ट्रांजैक्शंस करके मेन एग्रीमेंट में दाम को कम शो करना चाहते हो, ताकि तुम्हें लगता है कि अगर मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो जाए तो मुझे सरकार के घर में कम टैक्स देना है। बात समझ में आ रहा है? मानो कि एक 40 लाख का प्रॉपर्टी तुम 20 लाख में डील दिखा रहे हो, बाकी 20 लाख तुम्हारे पास ब्लैक मनी था, तुमने किसी तरह से सेटिंग कर दिया। अब तुम सोच रहे हो कि मुझे 20 लाख में 4% या 5% सरकार के घर में स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन देना है, बट तुम्हें क्या लगता है सरकार तुमको छोड़ेगा क्या? तुम भले ही एग्रीमेंट 20 लाख में क्यों ना करो, क्या तो सरकार तुमको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा सर, क्योंकि सरकार को पता है कि किस एरिया में कौन से बिल्डिंग का क्या रजिस्ट्रेशन मतलब क्या वैल्यू है। वो अपने मार्केट वैल्यू से ही अपना रजिस्ट्रेशन चार्जेस या स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस कलेक्ट करेगा। तो ऐसा नॉर्मली जब इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है तब गवर्नमेंट ऐसा सिचुएशंस बता के रखता है। अब आपके सामने यहाँ पर तीन ऑप्शंस है। एज ए इनकम टैक्स कंसल्टेंट जब आप कैपिटल गेन का टैक्स कैलकुलेशन करोगे, जब आपके सामने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आएगा तो डिम वैल्यू कंसिडरेशन के बारे में आपको जब सोचना पड़ेगा भाई कौन सा वैल्यू को मैं लूं, जब आपको क्या सोचना है वही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपके सामने तीन कंडीशन है।
एक्चुअल कंसिडरेशन 100 लाख तो ओरिजिनल में, जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट के डेट में है 109 लाख, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जिस दिन ट्रांसफर हो रहा है बिल्डिंग उस दिन है 112 लाख। ठीक है, ये आपके सामने सिचुएशन है। अब आपको देखना पड़ेगा, अब इसमें 3 कंडीशन बनेगा, ध्यान से देखो एक एक करके। If any part of the consideration is paid by prescribed electronic mode on or before the date of agreement, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में कोई भी पार्ट का पेमेंट हो रहा है तो एक्चुअल कंसिडरेशन ऑफ 100 लाख वुड बी द फुल वैल्यू कंसिडरेशन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है, क्यों सरकार चाहते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट करें? क्योंकि कैश पेमेंट तो ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देता है। ठीक है, हर बात में स्पेशली बड़ा अमाउंट कैश में मतलब जाना, मतलब आप समझ ही सकते हो, बैंक में भी 49,000 के ऊपर जमा करते हैं, बैंक बोलते हैं पैन कार्ड दिखा। हेलो, हाँ बोलिए सर। बोलो सर। हेलो, हाँ बोलो सनी, क्या क्या सवाल कर रहे हो, बोलो। हेलो, आवाज कट हो जा रहा है सर आपके, मैसेज कर लो, समझ जाऊंगा सर। कुछ ऐसा हो तो मैसेज कर दो मुझे, मैं समझ जाऊंगा सर। अच्छा मैं थोड़ा आगे बोलता हूँ, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सर। अब हाँ बात समझ आ रहा है, बीच में वीडियो अटक गई थी। अटक गई थी, अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। जब बीच में ऐसा होगा ना, रिज्वाइन कर लेना संगे संग। हाँ रीजन ओके सर। अब ध्यान से सुनो बात को। द एक्चुअल कंसिडरेशन ऑफ 100 लाख वुड बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशंस, इसी को लिया जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर एनी पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इज पेड बाय प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड और ऑन बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ एग्रीमेंट से पहले जैसा प्रिस्क्राइब मोड बोला गया था उसी मोड से या तो पूरा अमाउंट या तो आधा अमाउंट पेमेंट हुआ है, तो जो 100 लाख का कंसिडरेशन है उसी को फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाएगा। क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ 109 लाख ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट डज नॉट एक्सीड 110%। मतलब 100 लाख का 110% मतलब क्या है, 110 लाख है ना। तो 109 लाख बोला था एग्रीमेंट डेट पे वैल्यू, तो वो तो कम है। एग्रीमेंट डज नॉट एक्सीड 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन ऑफ 100 लाख। तो क्योंकि वो 110% को क्रॉस नहीं करता, तो 100 लाख ही आपका फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाएगा। दिस इज द रूल्स। ठीक है, कि अगर एग्रीमेंट डेट पे मेरा कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का 110% क्रॉस नहीं करता, तो फिर मुझे, और ऊपर से मैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी पेमेंट किया जैसे कि मेरे को बताया गया है, ये दोनों कंडीशंस है, तो मेरा 100 लाख को ही फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, समझ में और आएगा। इफ नो पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इज पेड बाय द प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड, अगर कोई भी पार्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट नहीं किया गया, तो फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ 112 लाख ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर वुड बी द फुल वैल्यू कंसिडरेशन। तीन वैल्यू था हमारे सामने, एक्चुअल में 100 लाख का, दूसरा था एग्रीमेंट डेट से पहले 109 लाख का, और एक था 112 लाख का। ठीक है सर, अगर कोई भी पार्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट नहीं होता है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ 112 लाख ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर वुड बी द फुल वैल्यू कंसिडरेशन। जो चिंता का विषय है ऑब्वियसली, बट रूल्स है। और इसमें और एक पॉइंट है, सेम एक्सीड्स 110%, मतलब 100 से 112 लाख मतलब 110% को क्रॉस कर रहे हो, है ना। टोटल वैल्यू का 110% मतलब 110 तो जाता है, लेकिन 110 को भी क्रॉस करके 112 में चला गया, तो दोनों पॉइंट फुलफिल हो रहा है। एक तो 100% को क्रॉस भी कर रहा है, और दूसरा मेन कारण है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू से नहीं दिया है। ठीक है, तो 112 लाख को फुल वैल्यू कंसिडरेशन डीम्ड मान लिया जाएगा। ठीक है, मान लिया जाएगा एज पर द गवर्नमेंट प्रोविजंस। ये था पहला कंडीशन। मतलब इतना देर से हम लोगों ने जो पढ़ा, इसका फर्स्ट कारण जो था वही है कि लैंड और बिल्डिंग सेक्शन 50C, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ग्रेटर देन 110% ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड accruing as a result of ट्रांसफर, उसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कब फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाएगा? ठीक है, अगर वो 110% क्रॉस करता है तो। ठीक है, लेकिन 110% क्रॉस नहीं किया, अगर 110% क्रॉस नहीं किया तो जो एक्चुअल कंसिडरेशन है उसी को फुल वैल्यू माना जाएगा। जैसे कि हमारे फर्स्ट केस में, हमारे केस में तीन कंडीशन था, 100 लाख, 109 लाख एंड
12 लाख। तो अगर वो 100 लाख, पहला बात की हमने क्या तो प्रॉपरली किया, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट किया, एंड दूसरा बात 110% को कवर भी नहीं किया। तो अगर पेमेंट भी एज पर इलेक्ट्रॉनिक मोड हुआ है और 110% को कवर भी नहीं किया गया, मतलब क्रॉस नहीं हुआ, और क्योंकि 109 लाख था मेरा रजिस्ट्रेशन डेट में स्टैम्प ड्यूटी, तो आखिर में मेरा फुल वैल्यू कंसिडरेशन 100 लाख में माना जाएगा। लेकिन सेकेंड केस में क्योंकि मैंने प्रेस्क्राइब मोड में पेमेंट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रेस्क्राइब मोड में पेमेंट नहीं किया, ठीक है, और उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ साथ मेरा पेमेंट एक तो प्रेस्क्राइब मोड में नहीं हुआ, एंड द सेकंड थिंग इज 112 लाख जो मेरा ट्रांसफर डेट का वैल्यू है उसको लिया जाएगा। सेकंड पॉइंट सर, जहां पर असेसिंग ऑफिसर या वैल्यूएशन ऑफिसर, ठीक है, असेसिंग ऑफिसर या वैल्यूएशन ऑफिसर on the assessees claim that the stamp duty value exceeds the fair market value of the property on the date of transfer, and the stamp duty value has not been disputed in any appeal, revisions, or no reference has been made before any court or authority or high court, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बताया जा रहा है, असेसिंग ऑफिसर मतलब जो ऑफिसर मैंने असेस करता है कि भाई वैल्यूएशन सही है कि नहीं, ठीक है, जो कि वैल्यूएशन सही है कि नहीं। तो जब वैल्यूएशन सही का मैटर पे बात होता है ना, तो assessee claim that the stamp duty value exceeds the fair market value of the property on the date of transfer, and the stamp duty value has not been disputed in any appeal, मतलब उसके ऊपर कोई कोर्ट में कोई अपील भी नहीं है, और no reference has been made before any other authority, court or high court। ओके, अब इसमें क्या बोलूं, ध्यान से देखो, if valuation by valuation officer greater than stamp duty value, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही फुल वैल्यू कंसीडरेशन मान लेंगे। if valuation by valuation officer less than stamp duty value, तो valuation by valuation officer को ले लेंगे जो valuation officer निकालेंगे, सिंपल, ठीक है। 155 सबसेक्शन 15 बोलता है कि if stamp duty value has been adopted as full value consideration and subsequently the value is revised in any appeal or revision, मतलब सरकार के तरफ से कोई कोर्ट में अपील किया गया था, कहीं किसी लोगों ने भी अपील किया होगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, इसको ठीक किया जाए, अपील का रिजल्ट आया, कोर्ट ने डिसीजन दिया, ठीक है, कि stamp duty value has been adopted as full value consideration and subsequently the value is revised, क्योंकि अपील था उसका, तो जो वैल्यू रिवाइज हुआ उसको फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाए, ठीक है, क्योंकि सर ये सब अमाउंट का खेल चलता है। एंड देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट अनकोटेड शेयर, 50 CA में बोला जाता है अनकोटेड शेयर्स, ठीक है, मतलब स्टॉक मार्केट लिस्टेड नहीं है ऐसा शेयर्स, इफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर less than fair market value of such share determined in the prescribed manner, the provisions of this section should not however be applicable to any consideration received or accruing as a result of transfer by such class or persons subject to such condition as may be prescribed। in simple, जब कोई अनकोटेड शेयर एज पर 50 CA ट्रांसफर होता है, ठीक है, उसके केस में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डिटरमाइन इन द प्रेस्क्राइब्ड मेथड, मतलब उसका ओरिजिनल दाम एज पर फेयर मार्केट वैल्यू क्या होना चाहिए, उसका हिसाब जो होगा उसी को फुल वैल्यू कंसिडरेशन। एंड एनी अदर कैपिटल एसेट, जिसके बारे में 50D बताता है कि 50D में एनी अदर कैपिटल एसेट के केस में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द सेड एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो जिस दिन ट्रांसफर हो रहा है उस दिन उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसी को उसका फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाता है एनी अदर एसेट के केस में। तो लैंड बिल्डिंग के केस में थोड़ा स्टैम्प ड्यूटी का झमेला है, आप 110% का रूल्स समझ में आ गया होगा आपको, एक बार गो थ्रू कीजिएगा खुद से। और बाकी एसेट के केस में, बाकी एसेट के केस में जैसे कोटेड शेयर्स, ठीक है, quoted share, the shares quoted on any recognized stock exchange with regularity from time to time, where the quotation of such share is based on current transactions meeting the ordinary shares, और जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है उसे क्या कहा जाता है, अनकोटेड शेयर्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक्चुअली काम करता है। बोलो सर, आप लोगों को समझ में आया? मतलब ये एक डीम्ड कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट था कि भाई जब डिटेल्स नहीं मिलता है तब किस तरह से हम फुल वैल्यू कंसिडरेशन को डिटरमाइन करें। बोलो, समझ आया सर? हेलो, थोड़ा सा टेढ़ा है बट इतना भी टेढ़ा नहीं है, तो जितना सोचा जा रहा है सर इतना भी कुछ टेढ़ा नहीं है, सिंपल है। जब डिटेल्स नहीं है तो उसके लिए डीम्ड कंसिडरेशन को कैसे किया जाए, बस एक बात कहूंगा, यस सर। घर पे एक बार रिवाइज करिएगा, ठीक है, धीरे धीरे अपने मन के साथ बात करिएगा, समझ में आ जाएगा। ये सर एक कॉन्सेप्ट है एडवांस मनी रिसीप्ट का, सेक्शन 51 का। मैं एक बार बता देता हूँ कि अगर आप किसी से कोई एडवांस मनी रिसीव करते हो
और एडवांस मनी रिसीव करके अगर आप उसको फॉरफिट कर देते हो तो उसे भी कैपिटल गेन में ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, क्या होता है सर, कई बार हम लोग जमीन वगैरह बेचने के टाइम पे किसी से एडवांस ले लेते हैं ना सर, ऐसा होता है ना कि भाई एडवांस जमा करो। मतलब मानो कि आप जमीन बेचने के बारे में बोला, कोई आया जमीन देखा, आपको कुछ जमा दे के गया, ठीक है, और बोला कि बाकी अमाउंट इतना दिन में दे दूंगा। ठीक है, ऐसा होता है एक सर्टेन अमाउंट जिसको बुकिंग अमाउंट भी बोल सकते हो, लेकिन बुकिंग अमाउंट नॉन रिफंडेड होता है। ठीक है, अगर वो टाइम पे बुकिंग करने के बाद सही टाइम पे आके बाकी पेमेंट नहीं करता है तो बाकी अमाउंट फॉरफिट हो जाता है, ऐसा होता है सर। लेकिन वो बुकिंग अमाउंट आपका गेन है जो फॉरफिट हो गया। So tax treatment of advance money forfeited on failure or negotiation for transfer of capital asset। मतलब आज कोई बंदा ने हमको जमीन के बदले पैसा दे, बुकिंग अमाउंट दे के गया, बुकिंग अमाउंट, ठीक है, लेकिन वो बुकिंग अमाउंट देने के बाद जो टाइम पीरियड था, मानो आज कोई बुक करके गया कोई लैंड या बिल्डिंग, ठीक है, मानो बुकिंग के लिए 20,000 देके गया या 25,000 देके गया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, या 50,000 देके गया, नॉर्मली एक अमाउंट होता है 50,000, ऐसा 1 लाख समथिंग लाइक दैट, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी का। लेकिन बाद में वो टाइम निकल गया और सिंपल है कि वो फॉरफिट हो गया। तो इसमें क्या बताते हैं सर, इसमें 2 सेक्शन आता है, 51 एंड 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 9। इसमें 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 9 ना अदर सोर्स का पार्ट है और 51 कैपिटल गेन का पार्ट है। इफ एडवांस वाज रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड बिफोर 1/4/2014, ठीक है, अगर ऐसा है कि 1/4/2014 से पहले का फॉरफिट हो चुका है तो ये कैपिटल गेन में ट्रीटमेंट होता है। Advance forfeited to be conducted by determining cost of acquisitions of computing the capital gain, and taxability is postponed to the year of actual transfer of capital asset। अगर 1/4/2014 से पहले आप किसी से एडवांस लेके रखा और वो अमाउंट फॉरफिट हो चुका तो इसका जो टैक्सेबिलिटी है वो कब होगा, वो पोस्टपोन होकर रहेगा जब जब वो एसेट ट्रांसफर होगा, मतलब उस लैंड जिस साल ट्रांसफर होगा उस साल में उसका टैक्सेबिलिटी आएगा। इसका कुछ कैलकुलेशंस में बाद में मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चंस। लेकिन अगर एडवांस वाज रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड ऑन और आफ्टर 1/4/2014 तो बताते हैं कि अगर 1/4/2014 के बाद रूल थोड़ा बदल गया, बोलते हैं कि एडवांस फॉरफिटेड टू बी टैक्स अंडर 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 9 एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये अच्छा है कि उसको अदर सोर्स का इनकम दिखा दो, बात करता है। कब टैक्सेबिलिटी होगा, जब फॉरफिट करोगे एडवांस को। द टैक्सेबिलिटी इज एक्टिवेटेड इन द ईयर ऑफ फॉरफिचर ऑफ एडवांस। तो 2014 से पहले अगर किसी का ऐसा एडवांस लेके रखा है जिसका अभी तक उसने टैक्स नहीं दिया, तो उस जिस दिन वो एसेट ट्रांसफर करेगा जिस साल, उस साल उसका टैक्सेबिलिटी आ जाएगा। अगर 22-23 में करेगा तो 22-23 में टैक्सेबिलिटी हो जाएगा कैपिटल गेन के हिसाब से, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एज पर द रूल्स। लेकिन 1/4/2014 के बाद हो गया कि अगर आपने किसी का एडवांस फॉरफिट कर दिया है एज पर द रूल्स तो उसको जिस साल फॉरफिट करोगे उसी साल उसका टैक्सेबिलिटी हो जाएगा। लेकिन रूल्स है 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 9 दैट इज अदर सोर्स। बाकी अदर सोर्स में मैं इसका और डिटेल डिस्कशंस कर दूंगा क्वेश्चंस अगर रहेगा तो, ठीक है, बट बाकी ये है कैपिटल गेन। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारा टॉपिक कवर किया। अगर बाई चांस कोई टॉपिक इग्नोर हो चुका है मेरे से या कोई पॉइंट मैंने बताया नहीं, आप लोग नोट करके रखिएगा, मैं आप लोगों को, ठीक है, नेक्स्ट क्लास मैं एक फ्रेश टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला। इन द मीन टाइम जिन लोगों ने सारा टॉपिक मतलब कैपिटल गेन का सारा क्लास कर चुका है वो एक एक करके सारा देख के रिवाइज कर ले और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना चालू करे। जिसका नहीं हुआ है वो भी करना चालू कर दे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक मतलब कल का क्लास है, कल हम लोग फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में बाकी बात करते हैं। ओके सर, बाय। सर अभी जितना भी कैपिटल गेन का क्लास हुआ है उसका एक बार बैकअप दे देंगे रिवाइज करने के लिए। दिया तो देखो इनकम टैक्स का जो लिस्ट मैंने दे के रखा उस लिस्ट को एक बार रिवाइज ये करो। सोनी को मैंने दे दिया, मैंने दिया नहीं अंश को, मैंने दिया इसको स्नेहा को भी मैंने दे दिया, ठीक है। सोनी को दिया हुआ है, सोनी तुम बस उसको एक बार स्क्रॉल करो, तुम देखो वहां पर सारा लेक्चर्स तुम्हें मिल जाएगा कैपिटल गेन का। ओके सर, रिफ्रेश करो लिंक। हाँ बोलो ज्योति। इसका मैट